On? Okay, let's start. Okay guys, welcome back. So very good morning everyone. वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का इस शो में फिर से है बहुत बहुत स्वागत। आज है लेक्चर नंबर 3, हम पढ़ रहे EIS का चैप्टर नंबर 4। अब तक के जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कल हमने शुरुआत की थी क्लाउड के साथ में, उसके बाद में हमने आखिरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ा था। सो हमेशा की तरह हम जो करते हैं वही भी आज भी करेंगे कि जब भी हम लोग नया कुछ स्टार्ट करेंगे, बिफोर वी स्टार्ट समथिंग न्यू वी नीड टू रिवाइज व्हाटएवर वी हैव डन सो फार। सो वी हैव डन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो लेट्स रिवाइज गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। यू ऑल नो देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट्स इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर को खत्म होने के लिए लगभग 8 लेक्चर का समय लगता है और इन 8 लेक्चर्स में हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट्स खत्म करते हैं। So first we are focusing on the cloud computing. Can you please revise, tell me what is the meaning of cloud computing? और जब भी मैं आपसे सवाल पूछता हूं, I need an answer, आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको सुनकर जवाब देना है। यहां पे इस क्लास में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि सर एक काम करते हैं, हम लोग लाइव नहीं पढ़ते हैं, हम लोग क्या करें, आप जब लेक्चर अपलोड कर दोगे बाद में आराम से देखेंगे। वो हैबिट आपकी अच्छी नहीं है। आपने अगर मैं लाइव आ रहा हूं तो जस्ट, और आपने लाइव स्ट्रीमिंग बैच करना है तो आप मेक श्योर कि आप मेरे साथ में लाइव रूबरू पढ़ रहे हो, ताकि आपको एक डिसिप्लिन लगती है, ताकि आपको एक आदत लगती है कि मुझे हाँ रोज इस बजे ये पढ़ना है, उतने बजे वो पढ़ना है। अगर हम लोग बैकअप से लेक्चर देखने की आदत लगाएंगे, इट विल बी वेरी हार्मफुल। हो सकता है आप इरेगुलर हो जाए, हो सकता है पंक्चुअल ना रहे। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन हु इज इंटरेस्टेड टू क्लियर NCA इंटरमीडिएट ग्रुप टू दिस टाइम, यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल। एंड मैंने जैसे कि पहले कहा था, सक्सेस का राज कंसिस्टेंसी में होता है, ना कि सिर्फ हार्डवर्क में होता है। हार्डवर्क विद कंसिस्टेंसी विल गिव यू लॉट ऑफ रिजल्ट्स। तो आज आपने सिर्फ 8 घंटे पढ़ लिया डज नॉट मीन आप बहुत आगे चले जाओगे। लगातार 8 घंटे हमें आने वाले कई दिनों तक करना है, तब जाके आपकी मेहनत रंग लाएगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। अभी अगर आपके बुक्स की बात करेंगे तो आज आपके बुक्स यहां से निकलेंगे, चाहे आपने एडमिशन अभी तक कहीं से भी लिया हो। आप सभी जानते हो EIS और SN के बुक्स ऑलरेडी रेडी थे हमारे पास में, बट ICAI ने ऐन मौके पर कुछ अमेंडमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया। जो बुक आपके सामने दिख रही है ये पूरी तरह से अमेंडेड है, जिसमें मैं चाहता तो आपको प्रीवियस बुक्स देके आपको अमेंडमेंट की नोट सेपरेटली दे सकता था, आई वुड हैव सेंड इट लॉन्ग टाइम बैक, पर मैं चाह रहा था कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम ना करे। ICAI के लास्ट मोमेंट पर ये सब कुछ करने की वजह से, और मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, एक काम करते हैं, दिस टाइम इट शुड बी बेटर देन बिफोर। सो आपके लिए सुंदर सी नोट्स आपको जो दिख रही है, बनाने में वक्त लगा है। मेरे पास जो नोट्स आपको दिख रही है, ये देखो इस तरह की बुक आपको मिलने वाली है। दिस काइंड ऑफ बुक यू गोना गेट, ये इस तरह की किताबें आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले हमने आपको ये डिस्पैच करना है, ये मॉड्यूल 1 है जो आपको डिस्पैच किया जाएगा। अब जिन्होंने, हो सकता है ये लेक्चर जो है 1-2 महीने बाद जो लोग लेंगे, उनको तो पेन ड्राइव के साथ में जैसे वो एडमिशन लेंगे, मे बी 15 डेज और 20 डेज आफ्टर, जो लोग रजिस्ट्रेशन लेंगे पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव के लिए, उनको तो पेन ड्राइव के साथ में हम लोग बुक्स को भिजवा देंगे, बिकॉज तब तक तो बुक सारी रेडी हो जाएंगी। ये बात अभी के लिए सिर्फ इसके लिए, बिकॉज अभी सिलेबस चेंज हुआ है, इसकी वजह से बुक्स में काफी चेंजेस है। और आप देख रहे हो इस बार बुक्स में बहुत जान डाली है। अगर आप देखना चाहते तो यू कैन अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ बुक्स एंड यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द चार्ट्स, एवरीथिंग इज अपडेटेड, ताकि आपको इस बुक के अलावा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आप बार बार ये मत बोले सर मैंने तो इतने दिन पहले ऑर्डर किए थे। मैं जानता हूं आपने ऑर्डर किए थे, आपको कुछ नुकसान तो हो नहीं रहा, सॉफ्ट कॉपी इज गिवन टू यू और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सो डोंट वरी, मैं आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ इट। आपको कुछ भी, आपकी चिंता नहीं हो, मेरा प्रॉब्लम है। आज की तारीख में सारी बुक्स डिस्पैच हो जाएगी, मैक्स टू मैक्स कुछ लोगों की कल डिस्पैच हो जाएगी, आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगा और आपको ये चैप्टर, आई थिंक चैप्टर ये 4 होने से पहले आपकी किताबें आपके पास में मौजूद होगी। ओके गाइस, डू नॉट वरी। कितनी किताबें, बहुत सारी किताबें हैं। आपको एक क्वेश्चन बैंक दिया जाता है, उसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं RTP के, पूरा के पूरा क्वेश्चन बैंक होता है, पूरा मस्त होता है। RTP के होते हैं, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होते हैं। आजकल ICAI ने बहुत सारे MCQs दिए, हमने अपने MCQs बनाए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया है। तो एक सेपरेट बुक सिर्फ क्वेश्चन बैंक का होता है। दूसरी बात, एक चीज होती है जिसका नाम हम लोग कहते हैं EIS रॉक्स।
आपको मैंने पहले भी उस दिन बताया था, ईएस रॉक्स की किताब होती है, वो एक अलग से बुक दी जाती है आपको, ताकि आप मेरी क्लास होने के बाद में जब भी आपको रिवाइज करना है, आप रॉक से कम पेजेस से वहां से रिवाइज कर सके। यानी कि मेन बुक्स, अगर मैं सिर्फ ईएस का बोल रहा हूं, मैं एसएम की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। ईएस के 2 चैप्टर इस बुक में है, 3 चैप्टर अगले मॉड्यूल में आएंगे। तो पहले क्या आएगा आपके पास में, मॉड्यूल 1 आएगा और साथ साथ में क्वेश्चन बैंक आएगा। मॉड्यूल 1 क्वेश्चन बैंक, ईएस रॉक्स, ये 3 चीजें। फिर और मॉड्यूल 2, यानी कि 4 किताबें आपको मिलने वाली है। फिर आप कहेंगे सर आपने चार्ट का भी जिक्र किया था कि आप हर चैप्टर के बाद में कुछ चार्ट देते जिससे 8 से 10 पेजेस में पूरा चैप्टर रिवाइज होता है। तो अगर आप ये चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं तो इसके अंतिम में, यानी कि इसी बुक के एंड में उन चार्ट्स को दिया जाता है, यानी कि पूरा चैप्टर दिया जाता है और उसको रिवाइज करने के लिए उसके छोटे छोटे से चार्ट भी इसी बुक में दिए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा, मॉड्यूल 1 आपको मिलेगा, मॉड्यूल 2 आपको मिलेगा, ईएस रॉक्स आपको मिलेगा और क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगी। 4 किताबें आपको सिर्फ ईएस के माध्यम से मिलेगी और इसके अंदर इनबिल्ट चार्ट बुक है। चार्ट बुक में अलग से देने वाला था, पर मैंने कहा इतनी किताबें कैसे आप करोगे, तो 5वां बुक मेरा चार्ट बुक का हो रहा था, पर मैंने चार्ट को इसी में घुसेड़ दिया। अब एसएम की बात करेंगे। एसएम में एक मॉड्यूल 1 आता है जिसमें पूरा एसएम का मेन आईसीए का जो बेस है वो आता है। उसके बाद में एसएम का एक चार्ट बुक आता है और एसएम का एक क्वेश्चन बैंक आता है और साथ साथ में एसएम रॉक्स आता है। यानी कि 5 किताबें ईएस में, 4 किताबें एसएम में, इसका कुल मिलाकर आपके पास में 9 किताबों का संचय आपके पास में होगा। ईएस और एसएम के लिए बड़ा ही सुपर अच्छे ढंग से टेक्निकल तरीके से सारी किताबों को आपके लिए बनाया है, ताकि उतना ही आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ, मैंने उज्जवल जी आपको पहले कहा कि आफ्टर आई गिव यू दिस बुक यू आर नॉट सपोज टू रीड एनी अदर बुक इंक्लूडिंग आईसीआई का मॉड्यूल, क्योंकि जब भी हम लोग किताब बनाते हैं वी मेक श्योर कि हमने आईसीआई के मॉड्यूल को वेटेज दिया है। आईसीआई की बुक में बहुत कुछ अलग लिखा है और मेरी बुक में अलग लिखा है, ऐसा कभी भी नहीं। हम लोग पूरा वी मेक श्योर कि आईसीआई का हर कोई कंटेंट हम लोग कवर कर रहे हैं। यहां पे एवरीथिंग इज कवर्ड हियर इन आवर बुक। ओके, तो आपको अलग से अब बताओ सर, लास्ट टाइम की बुक जो थी वो आपने एज इट इज क्यों नहीं दी? मैं आपको बताऊं क्या किया। आईसीआई ने बहुत जगह पे हेडिंग वैसे रखी, पर अंदर अंदर का डेटा उन्होंने ऐड कर दिया था। तो फिर हमें भी काम था, तो हमने क्या कर लिया, उस डेटा को ऐड करके आपके सामने दे दिया है। और जिन लोगों ने प्रीवियस मान लीजिए कोई पेन ड्राइव वगैरह ली होगी तो उनके लिए अलग से अमेंडमेंट लेक्चर हमने अपलोड करके यूट्यूब पे डाल दिए। पर इस बार में जो आप ये क्लास कर रहे हो, इसके अलावा आपको कोई भी अमेंडमेंट लेक्चर या कोई भी एडिशनल लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। इस पूरे क्लास में सब कुछ आपको गर्मा गर्म, ताजा ताजा, लेटेस्ट, अपडेटेड, अमेंडेड पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इज दैट ओके गाइस? एवरीबॉडी, Have you all got it? Come on. क्या आपको समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? Everybody come on. आपको समझ आया? Okay, fine now. तो अब आगे मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने चैप्टर नंबर 4 से। अपना एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्लाउड कंप्यूटिंग को पढ़ा। What is the meaning of cloud computing? What is the meaning of cloud computing? Come on guys. अरे यार, FM इको में कितनी बुक्स होंगी बेटा, वो FM इको के लेक्चर्स में बता दूंगा। अभी थोड़ा पढ़ाने दो मुझे प्लीज। अच्छे बच्चे ना, चलो ऐसा नहीं करते, आ जाओ। सर बैच कब तक खत्म हो जाएगा? अरे बाबा, कितने सवाल करते हैं। बैच 75 डेज में खत्म हो जाता है, यानी कि जून पूरा जाएगा, जुलाई पूरा जाएगा, अगस्त पूरा जाएगा, 2.5 महीने के अंदर बैच खत्म होगा। हम लोग हमेशा 70 से 75 दिन का टारगेट करते हैं। आप 5-10 दिन इधर उधर पकड़ सकते हैं, वैसे भी कोविड चल रहा है। आई डोंट नो क्या दुनिया में क्या होने वाला, कभी लॉकडाउन, पर ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ लेक्चर्स की बात करते हैं, अगर छुट्टियों को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, मीन अलग हटाते हैं, तो 75 डेज में हम लोग टारगेट करते हैं कि इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब और एक सवाल अगर आपको पूछना चाहते हैं, सर इस बार एग्जामिनेशन क्या नवंबर में होगी? मुझे ऐसा लगता है 100% वो एग्जामिनेशन नवंबर में नहीं होने वाली है इस बार, क्योंकि अगर यही जुलाई में हो रही है तो उसके रिजल्ट कब आएंगे, फिर उसके अंदर वो लोग जो फेल होंगे वो कब फॉर्म भरेंगे और वो एग्जामिनेशन कब देंगे, इन सारी बातों को अगर सोचते हैं मुझे लगता है कि इस बार एग्जामिनेशन दिसंबर के पहले तो होना ही नहीं है। तो आपके पास में आई थिंक क्लास होने के बाद में भी यू विल हैव इनफ 3 मंथ्स इन योर हैंड टू कंप्लीट योर सिलेबस। तो आपको कोई चिंता की बात ही नहीं है, यू विल हैव इनफ टाइम। और जिस तरह से जिस ढंग से हम लोग क्लास में पढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि हम लोग सिर्फ पढ़ाते नहीं, हम लोग बहुत रिवाइज कराते हैं, आईसीए के पेपर सॉल्व कराते हैं और टेस्ट पेपर भी क्लास में लेते हैं, ताकि आप इतने बार क्लास में ही 4-5 बार रिवीजन हो जाता है तो बाद में 2-3 महीने बहुत हो जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। ओके, तो बिल्कुल चिंता का विषय ही नहीं है। ओके, चलो अब सभी लोग क्या करेंगे, हम लोग रिवाइज करते हैं
we'll start revising cloud computing. Cloud computing is a concept where data and applications are stored, which is accessible from anywhere in the world, anytime in the world. यानी कि डेटा विच इज देयर इन द क्लाउड. सपोज मैंने एसपीसी का डेटा जो क्लाउड, वेन एवर यू टेक द एडमिशन और एनी ऑफ माई फ्रेंचाइजी ब्रांचेस आर टेकिंग एडमिशंस, द डेटा इज गेटिंग स्टोर्ड ऑन क्लाउड. And once the data is stored on cloud, it becomes accessible from anywhere in the world. यानी कि इंडिया में अलग अलग जगह से, इंदौर से, जयपुर से, नागपुर से, हर जगह से, साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से, ईस्ट से, वेस्ट से, कोलकाता से, पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से, दोस्तों हर जगह से जब एडमिशन होते हैं ना, एडमिशन डजंट कम टू एसपीसी डायरेक्टली, इट गोज ऑन क्लाउड. मैंने AWS का क्लाउड आपको मैंने वो चिट्ठी भी बताया था कि हाउ मच दे आर चार्जिंग मी, राइट? इट गोज देयर. एंड सो व्हेनेवर आई वांट टू फेच सच डेटा, मैं आपको बताऊं कि मेरे सारे एम्प्लॉइज भी क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मेरा डिस्पैच डिपार्टमेंट है, उनको कैसे समझेगा कि उनको कितना भेजना है? सो व्हाट दे डू इज दे हैव एन आईडी पासवर्ड, दे एंटर द आईडी पासवर्ड, देन दे आर एबल टू फेच डेटा फ्रॉम व्हाट कम ऑन क्लाउड. सो क्लाउड से डेटा उनको मिल जाता है, ड्यू टू व्हिच दे आर एबल टू सेंड द डिलीवरी, दे आर एबल टू डिस्पैच इट. और मुझे देखना है कितना सेल हुआ है, क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट में कितना है. सो आई एम एबल टू गेट सच डेटा फ्रॉम द क्लाउड. सो क्लाउड, दूसरी बात, दुनिया की कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जो क्लाउड पर नहीं है, वो क्लाउड पर होती है, इसलिए वो दुनिया में दिखती है. दूसरी बात, अगर YouTube को ले लो, गूगल को ले लो, सावन को ले लो, गाना को ले लो, इन्होंने नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम को ले लो, नेटफ्लिक्स को ले लो, इन सभी ने अपना डेटा क्लाउड पर रखा है, इसीलिए तो वो दुनिया में सब जगह से एक्सेसिबल होता है. अगर सोचो दुनिया में क्लाउड नहीं होता तो नेटफ्लिक्स नहीं होता, अमेजॉन प्राइम नहीं होता, यूट्यूब नहीं होता, गूगल नहीं होता, बिकॉज दैट डेटा इज स्टोर्ड ऑन क्लाउड एंड बिकम्स एक्सेसिबल फ्रॉम एनी इन द वर्ल्ड. सो आपको लगता नहीं एक क्लाउड कंप्यूटिंग हैज बिकम वेरी वेरी वाइटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आजकल सब कुछ चल रहा है. उसके बाद में आजकल अगर आपको कोई भी चीज आपको बार बार लगती है, आपको लगता है वो कहीं से भी आप एक्सेस करना चाहते हो, तो बेस्ट इट इज टू बी केप्ट ऑन व्हाट क्लाउड. जैसे आप गूगल ड्राइव पे रख दीजिएगा, तो गूगल ड्राइव पे वंस इट इज देयर ऑन गूगल ड्राइव, देन व्हाट हैपेंस, इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनी वर्ल्ड. अगर मैं आपको यहां से मेरे मोबाइल में एसपीसी प्लेयर की अगर मैं बात करता हूं, तो एसपीसी प्लेयर में जो डेटा रखा हुआ है, वहां का डेटा मैं कभी भी एक्सेस कर सकता हूं. जैसे अभी मान लो ये लेक्चर हो जाएगा, अब कुछ लेक्चर लोगों ने बैच को लेट ज्वाइन किया होगा, ये तो कुछ लेक्चर अभी तो यूट्यूब पे, तो यूट्यूब के क्लाउड पे स्टोर रहेंगे. पर मान लो ये चैप्टर 4 हमने पूरा यूट्यूब पे चलाया, उसके बाद में नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो एसपीसी प्लेयर पे स्टार्ट होगा, पर हो सकता है किसी दिन आपका मिस हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे उसको, इट विल बी अपलोडेड ऑन क्लाउड, यानी कि वो हम लोग क्लाउड पर अपलोड कर देते हैं. इसीलिए तो हमें AWS पैसे लगाता है, तो वो अपलोड कर देते हैं और स्टूडेंट को बोलते हैं अब तुम्हारी मर्जी जब है ना तब उस लेक्चर को आप देख सकते हो. यानी कि दैट लेक्चर कैन बी व्यूड एनी टाइम वेन एवर दे वांट इट. इसीलिए तो हम भी जब एसपीसी प्लेयर की बात करते हैं, जब आप एडमिशन ले रहे हो, अभी लाइव स्ट्रीमिंग करते समय भी ये डेटा क्लाउड से अब तक आ रहा है, एक बात. दूसरी बात, अगर आपने इस समय नहीं देखा तो लेक्चर विल बी अपलोडेड ऑन क्लाउड, और बाद में आप जब चाहे तब अपनी सुविधा से उसको देख सकते हो. आई होप इट इज अंडरस्टूड गाइस. क्लाउड नहीं होते तो मैं तुम्हारे सामने ही नहीं होता. बिल्कुल सही बोल रहे. अरे भाई सर, फिटनेस सीरीज का एपिसोड 2 कब आएगा? अरे मुन्ना, आएगा बेटा आएगा, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, 2 दिन में डाल देंगे, ठीक है? चलो ठीक है, ओके फाइन. तो ये हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग. अब क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर क्वेश्चंस हमने देखे थे. बच्चों, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या फ्लेक्सिबल होता है? क्या हम अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं. क्या उसका डेटा इधर से उधर शिफ्ट हो सकता है? हाँ जी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सर क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा क्यों लिखती है वो पे पर यूज है? क्या हम लोग उसका यूसेज पेमेंट करने में, पे पर यूज का मतलब क्या है? आप जितना पे करोगे, जितना यूज करोगे, आपको उतना ही यूज करना, उतना ही पे करना. इट इज लाइक एन इलेक्ट्रिसिटी बिल. सर क्लाउड कंप्यूटिंग आने से हमारा कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट कैसे कम हुआ? अगर सोचो क्लाउड कंप्यूटिंग अगर पब्लिक नहीं होता तो हमें खुद के सर्वर लगाना पड़ते. सोचो ना, खुद का बिजली का बिल होता, खुद का एसी होता, खुद के सारे इंजीनियर्स होते, इट वुड हैव बीन सो वेरी कॉस्टली. आजकल AWS जैसे, रैकनेट जैसे, GoDaddy जैसे जब से क्लाउड आया, हमें भाड़े पर बहुत आसानी से चीजें मिल जाती है. एंड उसकी वजह से it has become very easy for us. It has become very easy for us to use cloud computing without
इन्वेस्टिंग मच ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमें सिर्फ कुछ भाड़ा देना है, कुछ किराया देना है, उसको हम लोग ऑपरेशनल कॉस्ट कहते हैं। तो हमने कल क्लाउड के कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे, आपको याद होगा तो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा देता हूं। चलो दोस्तों, हम लोग क्लाउड के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने फिर से एक बार बताएं। ये है क्लाउड के कैरेक्टरिस्टिक्स, यू रिमेंबर दैट? चलो एक बार फिर से हम लोग क्लाउड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सर आपने तो कल वो याद करवाए थे, तो सर याद करवाए तो एक बार और कर लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। वेरी गुड, ये बेनिफिट्स ऑफ ग्रीड आ गया, ग्रीड है। अब हम लोग क्या पढ़ें? क्लाउड कंप्यूटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल सही, यही हमने कल क्वेश्चन देखा था। अब देखते हैं दोस्तों आपको याद है क्या नहीं है। अभी सभी लोग बगैर देखे याद बताए कि व्हाट वाज द मेमोरी टेक्निक। देखते 24 घंटे पहले जो चीजें हमने पढ़ी थी, क्या आपको याद है या नहीं है? सर याद तो होना चाहिए। बताओ बच्चों क्या पढ़ा हमने? इफ आई इंक्रीज द नेटवर्क रेंट, मेरे साथ साथ में बोलो, इफ आई इंक्रीज द नेटवर्क रेंट एंड स्केलेबल वर्कलोड ऑफ साइलेंट टेनेंट, दे विल पे ऑन डिमांड। क्या है? वापस से मैं दो चीजें बताता हूं। इफ आई इंक्रीज द नेटवर्क रेंट, मैं नेटवर्क रेंट बढ़ाता हूं, और साथ साथ में मैं क्या बढ़ा रहा हूं? स्केलेबल वर्कलोड बढ़ाता हूं ऑफ साइलेंट टेनेंट, दे विल पे मी ऑन डिमांड। अब इसमें हमारे 7 पॉइंट्स छुपे हैं। सबसे पहले पॉइंट है इफ आई इंक्रीज द नेटवर्क। देखते कितने लोगों को याद आ रहा है नेटवर्क के बारे में, बताओ बच्चों, देखते कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों, नेटवर्क का मतलब क्या है? नेटवर्क का मीनिंग दिखाइए मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क? बिल्कुल, बहुत लोगों ने टेक्निक, वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क, ऐसा उसका मतलब नहीं है। नेटवर्क का मतलब याद करेगा, एक एक पॉइंट का मतलब पता होना चाहिए, सिर्फ पॉइंट्स बोल के कुछ नहीं है। नेटवर्क का मतलब ये हुआ कि पीपल कैन एक्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग irrespective of any of the device, let it be mobile phone or tablet or laptop, what difference it makes, आप किसी से भी एक्सेस कर सकते हो, इसको बोलते हैं वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क। उसके बाद में इफ आई इंक्रीज द नेटवर्क रेंज एंड स्केलेबल वर्कलोड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलेबल? सो यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ क्लाउड एज पर द रिक्वायरमेंट। आज मुझे 40 GB की जरूरत है, हो सकता है कल स्टूडेंट ज्यादा हो लाइव स्ट्रीमिंग में, तो आई कैन टेक इट 1000 GB ऑल्सो। So that is called as scalable. If business is not running, I can reduce the size. It's called as scalable. Workload, यानी कि workload can be shifted from one server to another server. Very easy. Come on. बिल्कुल बिल्कुल सब सही लोग सही लिख रहे हैं। आपको इतना ही मेरा बोलना है, जब मैं आपको पॉइंट पूछ रहा हूं तो आप मेरे इंतजार मत करिए मैं क्या जवाब दे रहा हूं। यू ट्राई टू थिंक इट ऑन योर ओन। इसी को तो पढ़ाई बोलते हैं। अगर आपको घर पे ज्यादा पढ़ने का नहीं ना, तो आप मेरे साथ में बस बिल्कुल लगे रहिए, ज्यादा दिमाग बुद्धि का इस्तेमाल, जो मैं करवा रहा हूं उतना करिए, बहुत आगे जाएंगे। इफ आई इंक्रीज द रेंट एंड स्केलेबल वर्कलोड ऑफ साइलेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइलेंस? साइलेंस का मतलब है रेजिलेंस। रेजिलेंस का मतलब क्या हुआ? याद करें, देखते कितने लोग जवाब देंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिलेंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिलेंस? रेजिलेंस का मतलब होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी टेक्स आउट मल्टीपल बैकअप। इन केस द ओरिजिनल डेटा इज लॉस्ट, यू डोंट हैव टू वरी, you are able to fetch your data from other server because they have taken multiple backups, and it is not only backup, it is a backup plus restore. Okay. Silent tenant, what is the meaning of tenant? Tenant का मतलब होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के मल्टीपल टेनेंट होते हैं, एक टेनेंट नहीं मल्टीपल होते हैं। यानी कि कल हमने GoDaddy का एग्जांपल देखा था, एक क्लाउड कंप्यूटिंग की एक टेनेंट नहीं बहुत सारे होते हैं। They will pay. What is the meaning of pay? पे मतलब पे पर यूज, आपको उतना ही पे करना है जितना अपना कंज्यूम किया है। इट इज लाइक एन इलेक्ट्रिसिटी बिल। कल मैंने आपको बताया था 3 लाख का बिल है, हो सकता है कल 4 लाख का भी है, 1 लाख का, डिपेंड ऑन द कंजम्पशन। ओके, पे मी ऑन डिमांड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन डिमांड? क्लाउड कंप्यूटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, आपने अभी पैसे दिए, अभी उपलब्धि मिलेगी उसकी। आपको ये सारे रिसोर्सेस जमा करके रखने की जरूरत नहीं है, फालतू में पैसा अटकाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अवेलेबल वेन एवर यू वॉन्ट इट, वेर एवर यू वॉन्ट इट। और आपने अभी बोला अभी उपलब्धि होगी, तो फिर उसके अंदर पैसे अटकाने की जरूरत नहीं, ऑन डिमांड वो मिल जाता है। ये भी पॉइंट आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, और सभी लोग जवाब दे रहे हैं बहुत अच्छे से, मुझे अच्छा लग रहा है। इसी के साथ में हमने सारे पॉइंट्स को फिर से एक बार खत्म किया है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक क्वेश्चन आपको समझ भी गया है, आपने याद भी गया। एडवांटेजेस भी कल हमने देखे थे, पर उसका टेक्निक मैं दूंगा तो उसको तब रिवाइज करूंगा। आओ बच्चों, अब रिवाइज करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? व्हेनेवर कंप्यूटर बिहेव्स, कंप्यूटर थिंक्स, कंप्यूटर प्लेज, कंप्यूटर ड्राइव, कंप्यूटर is doing marketing, or computer is doing anything which like a human being.
Computer can think, computer can talk, computer can walk, computer can play like a human being is called as artificial intelligence. मैंने आपको कहा था आपके और मेरे ब्रेन में नेचुरल इंटेलिजेंस है, हमारे पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। हम इंसान जो हमारे जैसा बुद्धि बनाते हैं, ब्रेन बनाते हैं, उसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, पर हमारे विरासत में जो हमारे दिमाग में जो आया हुआ ब्रेन है उसका नाम है नेचुरल इंटेलिजेंस। अब सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कहां कहां पे होता है? बहुत ही जगह पे होता है, बहुत ही जगह पे। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने सारे एप्लीकेशन बाजार में उपलब्ध है, मैं क्या बताऊं। कल फिर भी मैंने आपको 4-5 एप्लीकेशन बताए थे। आपको याद होगा कल हम गेम ऑफ चेस खेल रहे थे। आई वॉज प्लेइंग गेम ऑफ चेस। इसमें बड़ी बात नहीं, बिकॉज मेरे पास ब्रेन है। आई एम वेरी शॉक्ड, आई एम वेरी सरप्राइज टू नो इवन कंप्यूटर इज हैविंग कैपेबिलिटी टू प्ले द गेम ऑफ चेस। आपको समझना चाहिए आखिर क्यों कंप्यूटर खेलता है, इसका ठीक है, पर उसको कैसे पता कि मैं ये मूव खेलूंगा वो करेगा? उसके दिमाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। इट इज एबल टू थिंक लाइक ए ह्यूमन बीइंग। ओके, नंबर 1 है। दूसरी बात, गूगल असिस्टेंट की बात करेंगे। जनरली हमारे पास जो पर्सनल सेक्रेटरी होता है, वो पर्सनल सेक्रेटरी की अब जरूरत नहीं, गूगल असिस्टेंट काम करता है। हम उसको जो बोलते हैं हॉस्पिटल ढूंढ के ला, थिएटर ढूंढ के ला, ये बता कहां है, वो बता कहां है, इसका गाना प्ले कर दो, वो कर दो। इट इज लाइक वर्किंग एन असिस्टेंट। आप बोल रहे अपॉइंटमेंट ले लो। कल हमने सुंदर पिचाई को भी इस बारे में देखा था। गूगल असिस्टेंट आपने एप्पल में कभी देखा होगा, एप्पल फोन में सीरी आता है, तो इवन सीरी इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? कम ऑन, सीरी इज एन एग्जांपल ऑफ, कम ऑन बोलो यार भाई, सीरी इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद में हमने और एक एग्जांपल देखा था दोस्तों, ड्राइवरलेस कार। आजकल गाड़ियां चलाते हैं, अपने आप ही गाड़ियां चल रही है, उसके लिए ड्राइवर की जरूरत भी नहीं है। इसको भी हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल आप जानते हो मार्केटिंग करने का काम पहले इंसानों का हुआ करता था। मार्केटिंग का काम पहले इंसानों का हुआ करता था। अब मार्केटिंग इज डन थ्रू व्हाट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली। जब भी हम अमेजॉन, गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे कुछ भी करते हैं, आवर एक्टिविटीज आर बीइंग मॉनिटर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सपोज फॉर एग्जांपल फेसबुक पे आप कुछ देख रहे हो और फेसबुक पे आपने जो कुछ भी देखा होगा वो आपको दिख रहा है। आप क्या सर्च कर रहे हो, किसको लाइक कर रहे हो, क्या कमेंट कर रहे हो, आपको मालूम है इतनी दुनिया आगे गई है, इतनी दुनिया आगे, आपको मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। रिसेंट में मैंने एक आपको शायद से डिस्कस करूं या नहीं पता नहीं, आपका कितना दिमाग चलेगा, फिर भी एक बार ट्राई कर लेता हूं। ट्विटर पे जो लोग ट्वीट करते हैं ना, उनके कमेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल वैरेन बफेट है, राकेश झुनझुनवाला है, ऐसे बड़े बड़े लोग जो है, उनके एक कंपनी ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो बड़े बड़े बिग शॉट लोग, जो सिक्योरिटी मार्केट के बिग शॉट लोग, उनके वो ट्विटर को वो क्या करता है? एनालाइज करता है। उनके ट्वीट को वो एनालाइज करता है, रीड करता है, और उसको रीड करके वो डिसाइड करता है कि आज कौन से शेयर लेना चाहिए और मार्केट में क्या सेंटीमेंट होगा। वो पूरा रिपोर्ट बना के यूजर को देता है। यानी सोचो दोस्तों, मैं अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं होता, आई हैड गॉन टू ट्विटर, आई वुड हैव रेड इट, आई वुड हैव टेकन द डिसीजन। बट अब मैं क्या करता हूं, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलता हूं, एक काम कर, ये 100 अकाउंट है, इस 100 अकाउंट के जो ट्वीट आते हैं उसको तू पढ़, और उसको पढ़ के बता कि क्या सेंटीमेंट है, आज कौन से शेयर्स में क्या उथल पुथल होगी, और वो मुझे गाइड करता है कि ये लेना चाहिए और ये नहीं लेना चाहिए। दिस इज व्हाट द टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल। बहुत आगे गई है दुनिया यार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मैं आपको क्या बताऊं, आपने कभी बहुत आपने बोट कभी देखा होगा? बॉट BOT बॉट, रोबोट नहीं, मैं रोबोट की बात नहीं, मैं बॉट की बात कर रहा हूं। आप कभी किसी वेबसाइट पे जाते हो, आप उस वेबसाइट को जब बंद करते हो या फिर कभी जब चाहते हो तो अचानक से एक पॉपअप आता है, हे मे आई हेल्प यू, तो एक आपको बॉट आपसे बात करता है। उसके दिमाग में प्री डिफाइंड क्वेश्चंस का संचय होता है, तो वो कोई इंसान नहीं होता, वो एक बॉट आता है आपके सामने, हे हाय माय नेम इज दिस एंड दैट, हाउ कैन आई हेल्प यू। आपने कभी किसी वेबसाइट में ऐसा देखा होगा, और आप उसको कुछ क्वेश्चन पूछते हो और वो आपको जवाब देता भी है। सर वो इंसान होता है कि जी नहीं, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उसके दिमाग में प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं, उसके जवाब भी होते हैं। आप उसको क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपको जवाब देता है, और जब वो अटक जाता है, आपने उसको अंडरस्टैंड कोई सवाल पूछा तो प्लीज टॉक टू माय दिस, और वो आपको एक नंबर भी देता है। तो दिस इज द वे इट इज डन। सो ये भी हुआ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल। आपने कभी आजकल मार्केटिंग देखी होगी, आपने देखा होगा कि आप जिस चीज का सर्च करते हो ना, उसी टाइप की मार्केटिंग आपको की जाती है। जैसे एग्जांपल, मैं मिंत्रा पे कुछ सर्च कर रहा हूं, या फिर मैं नाइका पे कुछ सर्च कर रहा हूं, मैं किसी भी वेबसाइट पे कुछ सर्च करता ना, वहां के AI मुझे देखते हैं तो मेरे ईमेल पे भी वही टाइप का मेल डेटा आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई जीन्स सर्च कर रहा हूं मिंत्रा पे, तो क्या होगा, अगली बार मैं किसी भी वेबसाइट पे आता तो मेरे को जीन्स की एड दिखाता है, या फिर मेरे को मतलब
मतलब मिंत्रा पे लाखों लोग आते हैं, वहां पे कौन देखता है कि मैं, अरे हमारे पास में एक वेबसाइट है मिंत्रा, उसमें हजारों लाखों लोग जा रहे, कुछ ना कुछ बाय कर रहे, कौन देखता है कि मैं क्या, वहां पे कोई इंसान नहीं बैठा हुआ, वहां पे एआई चेक करता है कि आप क्या किस चीज में इंटरेस्टेड हो। सबसे बड़ी बात तो अमेजॉन ने इसको बहुत इनकैश किया, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है, वह कस्टमर के बिहेवियर का एनालिसिस किया जाता है। मालूम है कि मान लो कि पर्टिकुलर जून महीना चल रहा है, तो जून महीने में लोग क्या क्या बाय करते हैं, तो लोग जितने भी वर्ल्ड वाइड जो वहां पे जून महीने में अमेजॉन पे आ रहे हैं, तो उनके बिहेवियर क्या है, वो किस टाइप का प्रोडक्ट मांगते हैं, वो क्या मांग रहे हैं, ये सारी चीजें वो एआई एनालिसिस करके उसके रिपोर्ट्स मार्केटिंग वालों को देता है, उसके रिपोर्ट्स प्रोडक्शन वाले को देता है, ताकि प्रोडक्शन वाले मार्केटिंग वाले अकॉर्डिंगली निर्णय ले सके, स्ट्रैटेजीज बना सके। एसपीसी में बॉट नहीं है, बिल्कुल सही। एसपीसी में हमने अभी तक बॉट नहीं लगाया, पर हम लोग उसकी पूरी प्लानिंग में कि बॉट लगाए। बिल्कुल सही कह रहे बेटा, एसपीसी में अभी तक बॉट नहीं। बिल्कुल देखो, एक बच्चा कह रहा है, पंकज कह रहा है सर, इफ आई एम इन अ सीए कोर्स आई विल गेट द एड ऑफ सीए कोचिंग, इफ आई एम बॉडी बिल्डिंग में हूं तो मुझे प्रोटीन का ऐड आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही होता है। आप एक काम करो, आप फेसबुक पे कुछ तो बॉडी बिल्डिंग या कुछ तो ऐसे जिम या कुछ सर्च करेगा, अगले बार आप देखो आपको प्रोटीन का ऐड आएगा, जिम वालों का ऐड आएगा। दिस इज द वे द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क्स। आप ऐसी इस तरह की चीजें आप देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कितना एआई आजकल इस्तेमाल हो रहा है। तो बहुत बड़े बड़े एआई के प्लेस है। तो अब सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने पढ़ा दिया, हाँ जी मैंने पढ़ा दिया। आपने कल उसके सारे एग्जाम्पल लिखे थे, मुझे पूरी उम्मीद है अब मैं उन एग्जाम्पल्स को तो मैंने पढ़ा दिया। अब हमारे बुक में देखते कि बुक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या लिखा है, कि उसको पढ़ते हैं और उस चैप्टर को खत्म करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आईसीआई ने बहुत कुछ नहीं, एक ही पेज का डेटा दिया है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट गाइज। मैं आपको कहीं तो ले जाना चाहता हूं। आप जरा देखिए, जब हमने ये चालू किया था ना, मैंने आपको कहा था हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट को बारी बारी देखेंगे। अब हमने इसको देख लिया, अब हम लोग किसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं। आज हमारा टारगेट है BYOD। आज हमारा और एक टारगेट है जिसको हम लोग कहते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग। यानी कि आज का अगर आप एजेंडा देखोगे तो एजेंडा में मेरे सामने दो चीजें और हैं। आई एम गोइंग टू टीच यू मोबाइल कंप्यूटिंग एज वेल एज BYOD। ये आज के ही चैप्टर आज ही खत्म हो जाएंगे, बट लेट मी फिनिश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हमने कल एग्जाम्पल देखे थे, जिसको समझा था। कल हमने सोफिया फ्रॉम सऊदी अरेबिया भी देखा था। मैंने आपको कहा था आजकल रोबोट्स बहुत सारा काम करते हैं, घर का काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, अरे बहुत कुछ करते हैं भाई। रोबोट्स तो बहुत जगह पे काम है, यहां तक कि आजकल दुबई के मॉल्स में भी रोबोट का इस्तेमाल है, जहां पे इंक्वायरी में लोग रोबोट से पूछते हैं ये शॉप का है, वो शॉप का, वो अपने जवाब देता है। क्योंकि इंसान है नहीं भाई, बहुत कंट्रीज में लोग ही नहीं है, पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया में ही है, तो यहां पे बहुत जरूरत नहीं पड़ती, पर बहुत कंट्रीज में उसकी जरूरत पड़ती है जरूर। आगे कहां था मैं यहां था। चलो मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब पढ़ा देता हूं अपने बुक से। चलो देखता हूं मैं एआई कहां पे। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके फाइन गाइस, कम ऑन चेक इट आउट। अब जरा देखते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन की बात करते हैं। ओके चलो गाइस, okay guys, come on everybody, welcome back, very good morning everyone। जोश आपका कायम होना चाहिए, बिल्कुल। और ये उम्र है जहां पे इतना जोश होना जरूरी है। आपकी उम्र है ही कितनी यार, कम ऑन। इस उम्र में जोश नहीं लाओगे तो कब लाओगे, अभी तो जिंदगी की शुरुआत भी नहीं हुई है। कम ऑन गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लोग कहते हैं सर आपकी उम्र कितनी है, मैं कहता हूं मेरी उम्र 25 है। एज इज जस्ट ओनली नंबर, एज इज जस्ट ओनली नंबर। आपको सिर्फ फील करना होता है कि आपकी एज कितनी है और आप उसके हिसाब से काम करने लगते हो। तो यू शुड ऑलवेज फील दैट यू आर वेरी यंग। ओके, तो आप बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं, आपको ये बिल्कुल एकदम माहौल बना के। कम ऑन गाइस, वेलकम बैक। सो इंटेलिजेंस एज डिफाइंड, क्या लिखा था, एबिलिटी टू यूज मेमोरी, नॉलेज, एक्सपीरियंस। क्या है बच्चों, एबिलिटी टू यूज नॉलेज,
गेम ऑफ चेस में क्या करते, कौन सा एलिफेंट कैसा चलेगा, हॉर्स कैसा चलेगा, क्या मूव किया तो क्या होगा, जैसे ये सारी बातें उसके दिमाग में घुसेड़ते हैं। पहले विश्वनाथ आनंद जैसे लोगों ने कैसे समय पे क्या चीजें खेली थी, वो सारा डेटा नॉलेज उसके दिमाग में भरते हैं, उसके मेमोरी में भरते हैं, उस सब लोगों का एक्सपीरियंस अंडरस्टैंडिंग उसके दिमाग में डालते हैं, ताकि वो समझे अच्छा ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा करना। अगर उसके दिमाग में नॉलेज और मेमोरी नहीं होगा तो वो कैसे प्ले करेगा। ऑब्वियसली एआई बनाने के लिए वो बुद्धि तो है, पर बुद्धि में डेटा स्टोर तो करना पड़ेगा। हाँ, विश्वनाथ आनंद ने ऐसा ऐसा हुआ था ना तो ये खेला था, एलिफेंट ऐसा खेलता है ना, क्वीन ऐसा खेलती, किंग ऐसा खेलता। आई मीन आपको सब पूरा डिफाइन करके देना पड़ेगा, रूल्स बताना पड़ेंगे, रीजनिंग, इमेजिनेशन, जजमेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम। Judgment to solve problem and adopt toward new situation. This is the ability to use memory, knowledge, experience, understanding, reasoning, imagination, judgment. किसके लिए? To solve problems and adapt toward new situation. कैसे बच्चों, क्या अगर सोफिया फ्रॉम सऊदी अरेबिया अगर वो सवालों का जवाब दे रही है तो शी इज एबल टू आंसर बिकॉज शी हैज गॉट द मेमोरी, नॉलेज, शी कैन इमेजिन, शी कैन थिंक ऑफ इट, ये सारी एबिलिटी होती है उनमें, तभी तो जाके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। अगर आपने सोफिया का प्रॉब्लम पूछा तो शी विल नॉट बी एबल टू आंसर अनलेस शी इज हैविंग मेमोरी, शी इज हैविंग नॉलेज, शी इज हैविंग एक्सपीरियंस। वो सारा डेटा उसके दिमाग में फिट कराते। भाई कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट नहीं बनता। बच्चा जब पैदा होता है ना, उसकी बुद्धि लेकर पैदा होता है, पर बुद्धि का कोई उपयोग नहीं जब वो स्कूल, अगर बुद्धि लेकर पैदा ही हुआ है तो स्कूल में क्यों भेजते रहे उसको। आपको समझो, ब्रेन होना अलग बात है, पर उसमें डेटा घुसेड़ना अलग बात है। अगर ब्रेन है ना, हम लोग तो विरासत में पैदा होते ही ब्रेन आया, तो वाई यू आर सेंडिंग किड्स टू द स्कूल? बिकॉज यू आर ट्राइंग टू गिव द इनपुट इनटू द मेमोरी। नॉलेज भरते बचपन से, नॉलेज लेते हैं, तब जाके हम लोग इस उम्र में कुछ अपने से सोच पाते हैं। सी यू कैन नॉट टेक रैंडम डिसीजन अनलेस द मेमोरी इज देयर। सो अंडरस्टैंड करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूर बुद्धि है, पर बुद्धि को चलाने के लिए आपको डेटा घुसेड़ना पड़ेगा उसके अंदर। ओके, आगे बात करेंगे। द एबिलिटी डिस्क्राइब्ड अबव व्हेन एग्जिबिटेड बाय मशीन्स इज कॉल्ड एआई। इंटेलिजेंस एग्जिबिटेड बाय मशीन, फॉर एग्जांपल दिस टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड इन ऑटोनोमस व्हीकल लाइक व्हाट, गूगल कार। सीरी में भी यूज होता है। मैं आपको एप्पल का सीरी दिखा दूं। ये मेरे पास एप्पल है और यहां पे देखो, मैं एप्पल को बोलता प्लीज वेक मी अप आफ्टर 1 मिनट। सिरी प्लीज वेक मी आफ्टर 1 मिनट। अब देखते हैं ये मुझे 1 मिनट बाद ये अलार्म बजता है कि नहीं। मैंने सिरी को काम बोला है, मैं सिरी को और काम पे लगाता हूं। सीरीज प्लीज प्ले द म्यूजिक ऑफ बादशाह। I couldn't find anything called Badshah. और बादशाह मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने इसमें एप्पल का म्यूजिक स्टोर नहीं किया। ओके, मैं कुछ और पूछता हूं। सीरीज प्लीज टेल मी व्हाट इज COVID-19। Here's what I found. अब देखो, उसने पूरा डेटा सर्च है कि कोरोना वायरस ने वो सब कुछ लाया है। मैं चाहे तो उसको वो लगा सकता हूं और वो बोलेगा वैसे। देखो, अरे अलार्म बज गया था अभी, मैंने उसको बंद किया। Siri, please wake me up after 30 seconds. Your 10:24 a.m. alarm is on. देखते हैं 30 सेकंड बाद ये बजता है कि नहीं। सीरी इनका ब्रेन है, ब्रेन में आपको, अब इसके ब्रेन में इसको पता है सेकंड्स किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसके अब मैंने उसको आदेश दिए, अब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। ये तो ऊपर लिख रहा है कि ये सॉल्व द प्रॉब्लम। अब मैंने उसको 30 सेकंड के बाद में मुझे उठा ये प्रॉब्लम दिया है, अब वो उठाएगा मुझे, क्योंकि उसके दिमाग में हमने मेमोरी भरी है, नॉलेज दिया है, एक्सपीरियंस है, उसको अंडरस्टैंड करवाया है। ठीक है ना। एप्लीकेशंस, क्या हमने इन सब एप्लीकेशंस का नाम लिया था? व्हीकल हमने देखी थी, मेडिकल डायग्नोसिस, कैंसर और ये सब के बारे में आपको मैंने बताया नहीं, पर मुझे बताना है। बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आजकल बाजार में हैं जो पेशेंट्स को देखते ही समझ जाते हैं कि अब इसको क्या हुआ। जैसे एग्जांपल, मैंने ब्लड रिपोर्ट दिया, तो वो ब्लड को देख के समझने का काम जो होता है वो डॉक्टर्स का होता है कि इसके ब्लड में इसको डेंगू है क्या नहीं, कैंसर है क्या नहीं, इसको कोविड है क्या नहीं।
आजकल ये सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर करते हैं, जहां पे ब्लड देने के बाद में कोई इंसान नहीं चेक करता, द मशीन इज चेकिंग इट ऑटोमेटिकली एंड टेलिंग अस कि आपके जो ब्लड के अंदर कैंसर है या नहीं, या आपको कोविड है या नहीं। अब बताओ, जो काम पहले इंसान, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स क्या कर रहे थे, वो काम अब कौन कर रहा है? इट इज डन बाय व्हाट? कम ऑन, एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद में मैथमेटिकल थ्योरम से प्लेइंग गेम्स तो हमने अभी पढ़ा ना, ये गेम ऑफ चेस। इस तरह से सर्च इंजन गूगल सर्च की बात करेंगे, या फिर हम लोग ऑनलाइन असिस्टेंट या गूगल असिस्टेंट सीरी की बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोगों ने यहां पर देखे हैं। तो आप ये एग्जांपल्स देखिए, या जो हमने बोले, हमने तो 5-6 एग्जांपल्स दिए, जरा आपने ये छोड़ दो, अपने कौन से एग्जांपल ले? गेम ऑफ चेस लिया था, गूगल असिस्टेंट, सीरी हमने लिया था, मार्केटिंग में इंस्टाग्राम, वो सब हमने लिया था, उसके में सोफिया फ्रॉम सऊदी अरेबिया हमने लिया था। ये सारे हमारे एग्जाम्पल, हमने गेम ऑफ चेस भी लिया था। तो इनके एग्जाम्पल, हमारे एग्जाम्पल, अब वही एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे जो हमने एक्चुअल में यूज करके देखे हैं। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल हजारों और भी होंगे। इसकी रिस्क बहुत ज्यादा है। इसके रिस्क के अंदर वो है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हर जगह पे चलने लगा ना, इट विल किल ह्यूमन स्किल्स। हर चीज अगर हम लोग कंप्यूटर से करवाने लगेंगे तो दोस्तों एक दिन हमारे बुद्धिमत्ता के ऊपर अफेक्ट हो जाएगा। अगर हमें पता है हर चीज अगर गूगल असिस्टेंट कर रहा है तो मेरे को कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा। अगर हर चीज मशीन ही करके दे रही तो इंसानों की बुद्धि को क्या बोलते हैं, वो यूजलेस हो जाएगी। देखो हमारी बुद्धि इसलिए चलती है बिकॉज हम उसका बार बार यूसेज करते हैं। ये देखो यहां पे लिखा है, एआई इन द लॉन्ग रन में किल ह्यूमन स्किल्स ऑफ थिंकिंग। अगर गाड़ियां ही, अगर मान लीजिए गाड़ी अपने आप ही चलने लगी है तो ड्राइवर्स को अंडरस्टैंड, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। रोबोट्स कैरी सिक्योरिटी थ्रेट्स, बिल्कुल बहुत बहुत बड़ी बात है, बिकॉज इंसान नहीं होता पर रोबोट हैक हो सकते हैं। और रोबोट को किसी ने हैक करके उसको अपोजिट कमांड दिए ना, फॉर एग्जाम्पल यूएसए के मिलिट्री में रोबोट्स है, रशिया ने उस यूएसए के मिलिट्री को हैक कर लिया, या चाइना के रोबोट्स को हैक करके उसमें रिवर्स कमांड डाल दिए, और वो रोबोट चाइना को नहीं मार रहा है, वो यूएसए के डिफेंस को ही मार रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा हो सकता है। एंड मीन इट्स अ वेरी वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी हैक्ड, there's a security threat, the data which is there, उसकी मेमोरी को, उसकी कमांड को उल्टा कर देंगे। जहां पे लिखा था वी शुड प्रोटेक्ट अमेरिकन्स, वहां पे लिख देंगे वी शुड डिस्ट्रॉय अमेरिकन्स, वी शुड किल अमेरिकन्स। ऐसा अगर कमांड दे दिया, वो पागलों से अमेरिका वाले को ही मारेगा। अंडरस्टैंड करो। उसके बाद में एआई रिलाइज हेवीली ऑन व्हाट डेटा, बिल्कुल सही है। अगर सोचिए ना, ऑटोनोमस गाड़ी आपने बनाई है, और अगर मान लीजिए उसके मेमोरी में, उसके डेटा में अगर आपने उल्टा लिख दिया, जब ग्रीन है तब स्टॉप करना, और जब रेड है सिग्नल पे आप भगा देना, आपने सिर्फ इतना ही डेटा अगर गलती से लिखा तो न जाने कितने एक्सीडेंट करके गाड़ी आगे चले जाएगी। See, it totally depends on data. Obviously, किसी बच्चे को भी हम लोग जब पढ़ाते हैं, जब बच्चा छोटा था, उसको धीरे धीरे हम लोग उसके दिमाग में भरते हैं, उसको जैसे हम लोग सिखाते हैं ना, वो वैसे ही रिएक्ट करता है। अगर बच्चे को गलत संगत में गलत डेटा देगा ना, वो हाउले जैसा कुछ भी करता है। वैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐसे ही होते हैं। उनका डेटा अगर एक्यूरेट देंगे तो ही वो सही काम करेगा। अगर उनका डेटा एक्यूरेट नहीं होगा ना, दे विल perform weird, they will not work properly. So that is why artificial intelligence relies heavily on data, and the data entry is incorrect. Obviously अगर आपने कार चलाते समय अगर उसको गलत डेटा दे दिया, या फिर अपने गेम ऑफ चेस में उसको गलत डेटा दे दिया, तो सब कुछ गलत करेगा। यानी कि artificial intelligence is like human being which is completely dependent on data. If the incorrect data entries is entered, obviously artificial intelligence will also परफॉर्म इनकरेक्टली। तो 3 प्रॉब्लम बहुत ही आसान से हमने रिस्क देखी। यहां पे सबसे बड़ी बात, ह्यूमन स्किल खराब कर सकता है, ह्यूमन स्किल, तो इसका नाम मैं लिखता हूं एएस। दूसरी बात, हमारे पास में सिक्योरिटी का थ्रेट है, वापस एस, और साथ साथ में इस पूरे यहां पे लिखा है इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट डेटा, ये पूरा इसका नाम है एसएसडी। तो आपका मेमोरी नहीं हुआ, एसएसडी, ओके, एसएसडी। व्हाट इज द एस? आपके ह्यूमन स्किल इज गेटिंग अफेक्टेड, दूसरा एस देयर इज अ सिक्योरिटी थ्रेट्स, एंड तीसरा डी जो है उसका नाम है इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन डेटा। तो व्हाट इज द मेमोरी टेक्निक? SSD. I hope you're understanding this. Come on guys, what is the memory technique for this? SSD. Please guys, once again let's revise this. Oh guys, come on, let's revise this. Are you there guys? Come on everybody, are you there? Come on guys, welcome back.
कैन यू प्लीज आप जरा यहां पे बोल कर दिखाइए एसएसडी का लॉन्ग फॉर्म क्या जल्दी से। एसएसडी मतलब क्या? एस फॉर व्हाट? देयर इज अ स्किल इज गेटिंग अफेक्टेड, ह्यूमन स्किल इज गेटिंग अफेक्टेड। एस फॉर व्हाट? ओहो देयर इज अ सिक्योरिटी थ्रेट, इट कैन बी हैक्ड। एंड डी फॉर व्हाट? इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन डेटा गिवन टू इट। अगर डेटा खराब देंगे तो खराब परफॉर्म करेगा। प्लीज आप जरा एसएसडी का लॉन्ग फॉर्म जरूर यहां पे बताएं, लिखकर दिखाएं, लिखकर। और जो लोग देख रहे हैं वो एक बार लिख लिख के जरूर देखिए, बताएं। Okay, this is how the concept of artificial intelligence is over. Now we are moving on the next concept जिसका नाम है BYOD. BYOD, BYOD, BYOD. Okay guys, welcome back. बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं गाइस, वेलकम बैक। सो वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसका नाम है BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है BYOD। सर ये कॉन्सेप्ट का नाम है, जी हाँ। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिंग योर ओन ब्रिंग योर ओन डिवाइस। कैन आई स्टार्ट गाइस वंस अगेन? BIOB नहीं, BYOB तो वो है अमिताभ के ऐड में, ब्रिंग योर ओन भुजिया। आपने अमिताभ का याद है, वो फ्लाइट में बैठा रहता, वो आंटी उसको पूछती मुझे भी दे दो भुजिया ये खाने के लिए। वो कुछ भिका जी का ऐड है कुछ तो एक सेव का, तो वो बोलते नहीं नहीं ब्रिंग योर ओन भुजिया, BYOB। चलो एनीवेज, ओके गाइस, वंस अगेन ब्रिंग योर ओन डिवाइस। चलो कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। कॉन्सेप्ट की शुरुआत कर ही लेते हैं दोस्तों। आपके अगले आने वाले 5 मिनट में दिस कॉन्सेप्ट विल बी कंप्लीटली, और आपको 5 मिनट में मैं समझा दूंगा कि आखिर इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। दोस्तों आप सभी जानते हो एक चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंफोसिस, TCS, लाखों लोग काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, लाखों लोग काम करते हैं। भाई साहब ऐसे समय पे सब जब अपने ऑफिस में आके काम करेंगे तो इट इज बिकमिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड देम नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें उनको लैपटॉप या हमें उनको डेस्कटॉप वो देना पड़ेगा ताकि वो काम कर सके ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद। पुणे में हिंजेवाड़ी एक ऐसे एरिया में फेज 3 फेज 4 में जब आप जाते हो, यू विल फाइंड ह्यूज कंपनीज, हजारों की तादाद में लोग वहां पे बिल्डिंगें बनाकर रहते। दोस्तों उस केस में आपको यह समझ आता है कि इतने लाखों लोग जब काम करते हो एक एक बिल्डिंग में, तो न जाने कितने कंप्यूटर्स, लाखों कंप्यूटर्स, लाखों लैपटॉप उन्हें देना पड़ते होंगे। कितना खर्चा लगता होगा ना? हाँ बेटा बहुत खर्चा लगता है। तो इसीलिए इन कंपनीज वालों ने क्या किया, एक काम किया, ब्रिंग योर ओन डिवाइस नाम का कॉन्सेप्ट लाया। क्योंकि आजकल वैसे भी हर कोई एम्प्लॉय के पास में अपने लैपटॉप और अपने डेस्कटॉप होते ही है, तो उनको कह दिया काम करो ना, हम आपको लैपटॉप, हम आपको डेस्कटॉप नहीं देंगे, आप एक काम करो, आपके घर पे जिस लैपटॉप से आप काम कर रहे थे ना, वो लैपटॉप आप ऑफिस में लेकर आ जाइए, वो टैबलेट, वो मोबाइल फोन जिस पे आप काम करते ना, उसको लेकर आइए, हम आपको कोई भी लैपटॉप और डेस्कटॉप नहीं देंगे। फिर सवाल उठ रहा है सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन वुड बी एबल टू सेव ह्यूज कॉस्ट विच इज इन्वॉल्व्ड इन बाइंग कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। इसको बोलते हैं BYOD। सर पर आपको लगता नहीं? हाँ बेटा मुझे भी लगता है। क्या लगता है सर आपको? कि सर सिक्योरिटी थ्रेट। हाँ भाई सिक्योरिटी थ्रेट है। कैसे सिक्योरिटी थ्रेट है? अब बताओ, एम्प्लॉइज ऑफिस में आएगा, अपना लैपटॉप लेकर आएगा, अपने ऑफिस में आके सारा काम उसी लैपटॉप पे करेगा और डेटा को भी साथ में ले जाएगा। आपको लगता नहीं ये डेटा कैन बी शेयर्ड, इट कैन बी टेम्पर्ड, इट कैन बी मिसयूज, इट कैन बी शेयर्ड विद कॉम्पिटिटर्स। अपना ही एम्प्लॉई अपना डेटा लेके कॉम्पिटिटर्स को बेच देगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के राज को डिस्क्लोज कर देगा। इसलिए भाइयों बहनों, ये BYOD जो कॉन्सेप्ट है ना, वेरी रिस्की। पर क्या करे, पैसा बहुत बुरी चीज है। ऑर्गेनाइजेशन आजकल पैसे बचाने के लिए कदम उठा रही है और BYOD का बहुत जोरों से ट्रेंडिंग में चलन चल रहा है। इसलिए तो हमारे सिलेबस में इसको इमर्जिंग कॉन्सेप्ट बोल के डिक्लेयर किया गया है।
सर अपने सिलेबस में बोल रहे हैं, देखो यहां पे हेडिंग क्या है, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज, आजकल की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर इसको लिया गया है। ये वो देखो दुनिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, हर टेक्नोलॉजी हमको नहीं पता, हमारे सिलेबस में उन्हीं टेक्नोलॉजी का जिक्र हो रहा है जो अपकमिंग है, जिसका चलन बहुत है, जिनका ट्रेंडिंग है, जो बहुत हिट है, बहुत इन दिनों में काम में आ रही है। ये वो सारी टेक्नोलॉजी, ये ऐसी आउटडेटेड एक भी टेक्नोलॉजी इसमें नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं। तो सर इसमें हुआ क्या, है एक दो फायदे जरूर हुए। एम्प्लॉइज आर फाइंडिंग इट वेरी कंफर्टेबल, टेल मी व्हाई। अब अगर एम्प्लॉई क्या आपको लैग हो रहा है? नहीं ना, ठीक है। अगर एम्प्लॉइज अपने ही लैपटॉप ऑफिस में लेकर आते हैं तो ऑब्वियसली दे वुड फील वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज उनको उस लैपटॉप को यूज करने की आदत सी हो चुकी है। जैसे आपका एक मोबाइल फोन है, आपका एक लैपटॉप है ना, उसके कीबोर्ड उसका जो है ना आपके हाथ में, वो थोड़ा सा एक फैमिलियरिटी आ जाती है, आपको वो यूज टू हो जाते हैं आप, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। अचानक से आपको मैं एक अलग से डेस्कटॉप पे अलग से मोबाइल दे दूं ना, जैसे कोई सैमसंग वालों को एप्पल या एप्पल वालों को सैमसंग, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसमें। तो इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर एन एम्प्लॉई to use the same device in the office environment also. His efficiency gets increased, उसके काम करने का स्पीड बढ़ जाता है, he becomes more efficient, he is very happy also because उसको अपने ही लैपटॉप को यूज करने का मौका मिल रहा है। Are you able to understand? तो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ रहा है, एम्प्लॉय खुश हो रहा है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन इज टेकिंग ह्यूज रिस्क। आपको मालूम है पूना में कोई भी, अगर आप आईटी, पूना आप सभी जानते, पूना बैंगलोर ये इंडिया के सबसे बड़े हब है जहां पे आईटी कंपनी सबसे ज्यादा है, साथ साथ में उसमें भी ज्यादा है, क्या बोलते हैं, गुड़गांव में सबसे नंबर 1 बैंगलोर है, नंबर 2 पुणे एंड देन गुड़गांव। सो दोस्तों आपको बफर हो रहा है क्या? क्या आप लेक्चर देख पा रहे हो, क्या बफर हो रहा है? आई थिंक बफर नहीं हो रहा है ना, कुछ नहीं हो रहा, वेरी गुड, सही। सर वीडियो कट हो रहा है? नहीं ना, कुछ नहीं। ये जिन लोगों को प्रॉब्लम है ना, उनकी खुद का इंटरनेट का प्रॉब्लम है, सब सही है, हाँ ठीक है। तुम्हारा जिनको प्रॉब्लम है ना, वो मेरे ऊपर मत डालो, अपना इंटरनेट ठीक करो, उसको सामूहिक मत बनाओ, हाँ ओके। सो दोस्तों वो क्या करते हैं, अगर सपोज वंस आई हैड गॉन टू टीसीएस टू जस्ट टू सी द एनवायरमेंट, तो मेरा एक वन ऑफ माय फ्रेंड यूज्ड टू वर्क, सो मैंने बोला मुझे भी देखना है ऑफिस है कैसा, कैसे करते हैं लोग। So I wanted to go inside. That auntie said you cannot go inside. Ask your friend to come out. So he had come out. I was going inside. जैसे मैं अंदर जाने लगा, they have asked me to keep my bag into एक area उन्होंने बना के रखा है, लॉकर दिया है। I have to remove everything. I have to remove my wallet. I have to keep my mobile phone inside. एक मेमोरी कार्ड का एक जो क्या कहते हैं हम लोग, पेन ड्राइव भी अंदर नहीं ले जा सकते हैं। It is to be kept outside because उनका बहुत सारा अंदर जो डेटा बनता है ना, that is highly confidential, which should not be shared with anyone, and that is the ethics, that is the protocol, followed by all the IT companies. आप अंदर कुछ नहीं ले जा सकते। फिर मैं सोच में पड़ा, जब BYOD कॉन्सेप्ट आया, एक जगह पे आप इतनी सिक्योरिटी लगा रहे हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का पेन ड्राइव तक अंदर नहीं आने दे रहे ताकि लोग डेटा कॉपी ना कर सके, और एट द सेम टाइम आप क्या कर रहे हो, BYOD जैसा कॉन्सेप्ट लाके अपने एम्प्लॉय को बोल रहे तुम लैपटॉप लेके आओ, यहां पे काम करो और लैपटॉप वापस घर ले जाओ। डोंट यू थिंक इट्स वेरी रिस्की? यस, इट इज 100% रिस्की, ये बहुत बड़ा रिस्क है, पर एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशंस आर एबल टू रिड्यूस द cost of buying laptops, moreover they are able to reduce the cost of maintenance also. अब अगर लैपटॉप उनका नहीं है तो मेंटेनेंस भी वो नहीं करेंगे, लैपटॉप किसका, एम्प्लॉय का, तो मेंटेनेंस भी वही करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ने खर्चे बचाने के लिए कदम उठाया है। सो सर आजकल ट्रेंड है क्या इसका? सर ट्रेंड बहुत है। तो सिर्फ कैसे ट्रेंड बढ़ रहा है जब इतना रिस्क है? तो आजकल उन्होंने बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए ताकि अगर एम्प्लॉय वो डेटा घर पे भी ले जाए ना, वो किसी और के साथ में शेयर नहीं कर पाएगा। लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर आर नाउडेज इन गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड व्हिच इज हेल्पिंग BYOD कॉन्सेप्ट टू बिकम मोर पॉपुलर बाय इंट्रोड्यूसिंग सच सॉफ्टवेयर इन हिज मोबाइल और हिज लैपटॉप। वो यूज जरूर कर सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आके, पर अपना डेटा शेयर नहीं कर सकता, इसलिए ट्रेंडिंग में है। समझ में आ रहा है? वेलकम बैक। मैं आपको ट्रेंड दिखाता हूं, आओ बच्चों ट्रेंडिंग में देखते, ट्रेंडिंग। अरे बाबा कितना डेटा रे, कितना डेटा रे।
मेरे बेटे को जीत की आदत तब लगेगी जब वो मुझे हराएगा। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा लल जाए, कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। हे छम छम करता सावन, बूंदों के बाण चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन। Hey guys, welcome back. आपके सामने देखते हैं लेटेस्ट खबर क्या लिखता है बाजार में BYOD का कितना कॉन्सेप्ट है, कितना चलन है। ब्रिंग योर ओन डिवाइस, मार्केट साइज, शेयर, इंडस्ट्री, ये सब कुछ लिखा है। BYOD मार्केट वाज वैल्यूड एट USD 186.09 इन 2019, इज एक्सपेक्टेड टू रीच 430। हो इतने बड़े डॉलर की ये इंडस्ट्री हो चुकी है, जहां पे आप समझ सकते हो कितना ग्रोथ है, कितना ज्यादा लोग आजकल BYOD का इस्तेमाल कर, जहां पे यू आर आस्किंग योर एम्प्लॉय टू ब्रिंग योर देयर ओन डिवाइसेस, यानी कि वो जब काम करने आएंगे तो हम बोलेंगे अपना ही लैपटॉप आओ लेकर, हम आपको नहीं देंगे। जरा देखिए इतना होने वाला। हाई स्पीड लाइक 4G 5G सर्विसेज ऑफर्ड बाय टेलीकॉम कंपनीज डिवाइस companies by telecom companies device, the BYOD market in both developing and developed economies. The increase in demand of smartphones have also supported the growth of। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दूं। अब क्या है ना, पहली बात तो ये BYOD कॉन्सेप्ट पहले फेमस क्यों नहीं था, इन दिनों में क्यों हुआ। पहली बात तो ये कि आजकल हर आदमी के लिए लैपटॉप होना और स्मार्टफोन होना एक लग्जरी नहीं, इट हैज बिकम नेसेसिटी। यानी कि किसी पास लैपटॉप, आपने अरे बाप तेरे पास लैपटॉप भी है, अरे कितना बड़ा आदमी है, ऐसा नहीं है। लैपटॉप हैज बिकम नेसेसिटी, हर कोई आम आदमी के पास लैपटॉप है। तो अब एक काम करो, पहले जमाने में BYOD वाज नॉट वेरी फेमस बिकॉज लोगों के पास में लैपटॉप और स्मार्टफोन थे ही नहीं। एंड मोर ओवर आजकल इंटरनेट है, तो हर कोई इंसान को लगता है कि यार मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। तो जितना 4G 5G बढ़ रहा है, जितना स्मार्टफोन और लैपटॉप बढ़ रहा है, टैबलेट बढ़ रहा है, तो इसका यूसेज होने ही वाला, बिकॉज हर कोई आदमी के पास में स्मार्टफोन लैपटॉप है, तो डबल लेने की जरूरत क्या है, उसके पास में वो लेकर ही आएगा, थोड़ा सिक्योरिटी मैनेज कर लेंगे। स्कोप क्या है इसका, जरा देखो फ्यूचर में क्या होगा। BYOD इज एन इमर्जिंग, देखो इमर्जिंग है, यानी कि बहुत ट्रेंडिंग में है, वेयर इन एन एम्प्लॉय इज एनकरेज टू यूटिलाइज देयर ओन डिवाइसेस टू एक्सेस द कंपनीज एंटरप्राइज सिस्टम एंड डेटा। Nowadays, many people and the organizations face the restriction regarding the geographical borders and long-distance collaborations within the team. The BYOD conveniently manages to connect them and allows access to required information. This is opening new avenues for the industry players, thus having positive impact on the market growth over the forecast period. यानी कि आने वाले समय में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। In North America, the major share of the working population brings their own device to their respective organization. North America में सब लोग अपना अपना लैपटॉप लेकर ही आते हैं। However, Europe is lagging behind. थोड़े दिनों बाद यूरोप में भी ये सब कुछ आ जाएगा। Okay, I hope you are understanding this concept of BYOD. यहां पे क्या लिखा है? According to the financial impact of the BYOD study, employees tackle work tasks the moment they receive them, accomplish them more quickly and gain some extra time.
हो 37 मिनट्स का फर्क पड़ता है एक हफ्ते में, क्योंकि बच्चों वो अपना ही लैपटॉप यूज करेंगे तो ऑब्वियसली उनका स्पीड तो बढ़ेगा ही ना। और मोर ओवर कभी कभी अगर अपने ही लैपटॉप पे उनको काम करने की सुविधा देंगे दोस्तों, तो ऑब्वियसली कभी कभी घर से भी तो काम कर सकते हैं ना, उसकी वजह से भी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स BYOD यूजर्स रैंक्ड हाईएस्ट ऑन द स्केल विद एन एवरेज 80 मिनट्स सेव्ड पर वीक। इतना उनका मानना है कि इतना उनका टाइम सेव हो जाता है बिकॉज उनको आदत है अपने ही लैपटॉप को यूज करने की, तो इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट। अपना ही लैपटॉप यूज करना लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है। ओके The population of Asia Pacific is booming because the tech savvy generation, मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं, हमारे पास टेक सेवी लोग हैं, and so organizations are adopting BYOD trend so as to retain the employee by providing benefits such as a flexible timing, internet use and mobile technology. अब इसमें तो बहुत कुछ होगा। अगर BYOD यूज करेंगे तो एम्प्लॉयज आर एबल टू यूज देयर ओन डिवाइसेस, यानी कभी कभी एम्प्लॉय बोलेंगे सर आज मैं घर से काम कर लेता हूं, तो आप उसको स्टॉप नहीं करोगे, भाई कर ले क्योंकि वैसे भी तू अपने लैपटॉप पे ही काम करता है। तो आजकल तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कि 3 दिन ऑफिस में और 3 दिन घर से काम करो टू अवॉइड द ट्रैवलिंग टाइम। So BYOD has given a lot of convenience to the employees and they are able to work more efficiently. Moreover, rising IT spending across diverse sectors coupled with the various government initiatives such as smart cities, smart nations are anticipated to fuel। वो बोल रहे हैं आजकल BYOD इसलिए भी बढ़ रहा है ताकि स्मार्ट चीजें आ रही हैं। तो कोई बात नहीं भाई, ये सब कुछ लिखा है, एक बार इसको पढ़ते जाओ। द कॉम्पिटिटिव राइवलरी इन द मार्केट इज हाई बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट प्लेयर्स लाइक VMware, Critic Systems, IBM, SAP, ये सब लिखा है। The players in the industries are constantly working on developing their products portfolio to give advantage of the mergers and acquisition partnership। आपको मालूम है ये सब लोग क्या करने वाले? ये सब लोग हेल्प नहीं, ये सब लोग डिवाइस नहीं देंगे। ये लोग क्या बोल रहे हैं, तुम डिवाइस लगाओ पर हम डिवाइस पे ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर लगाएंगे ताकि एम्प्लॉय भले ही अपने लैपटॉप और मोबाइल पर काम चलाए फिर भी वो डेटा का मिसयूज नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट BYOD का खत्म हुआ है। अब हम लोग BYOD आपके बुक से पढ़ना चाहेंगे। Okay guys, everybody welcome back. So we are moving on your book, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे आपके बुक में BYOD के बारे में लिखा क्या है, ICAI आखिर इसके बारे में बोल रहा क्या। जरा देखिए BYOD बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, सीधा सिंपल सरल कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम लोग यहां पे पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ BYOD के साथ में दोस्तों क्या लिखा है, आएंगे पढ़ेंगे। आपको लैग हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बार बार आप बोलते हैं ना, मेरे को डिस्टर्ब होता है। अब मुझे बता दो लैग हो रहा है तो मैं अपने बंदे को बोलता भाई ठीक कुछ करा दे, अगर नहीं हो रहा तो फिर आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हो यार। ऑल क्लियर? नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल क्लियर है ना। तो अब जबरदस्ती मुझे छेड़ो मत। और फिर भी मैं अपने एम्प्लॉय को बोल देता हूं कि तू आजा भाई यहाँ पे और कुछ कर। ये बार बार स्टूडेंट कह रहे हैं कि लैग हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि बीच बीच में लैग हो रहा है, तो आके एक बार चेक कर ले। ओके, एडवांटेजेस ऑफ BYOD, जिसका सबसे हैप्पी एम्प्लॉय मुस्कुराने की वजह सिर्फ तुम ही हो। क्यों हो बताओ, व्हाई एम्प्लॉयज आर सो हैप्पी? बहुत सिंपल है, बिकॉज एम्प्लॉयज आर एबल टू यूज देयर ओन डिवाइसेस। और अपना ही डिवाइस कोई यूज करेगा तो ऑब्वियसली खुश रहेगा, बिकॉज उसको अपना डिवाइस यूज करने मिलेगा तो उसकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कभी कभी वो घर से भी काम कर सकता है, ऐसा लिखा। एम्प्लॉयज लव टू यूज देयर ओन डिवाइसेस। हर किसी को अपने डिवाइस पे काम करना बेहद पसंद आता है, बेहद पसंद उसको आता है अपने ही यूज करने को। This also reduces the number of devices an employee has to carry. Otherwise, he would be carrying his personal as well as what organizational provided devices. हो तो उसको क्या होता है, ऑफिस का कोई डिवाइस दिया ही नहीं, उसका अकेले का ही डिवाइस है, तो उसको एक ही डिवाइस पे काम करना है, घर पे भी उस पे ही काम करता है, इधर भी उस पे ही काम करता है। लोअर IT बजट्स, अरे इससे सिंपल और कुछ नहीं भाई। लोअर IT बजट्स ऐसा क्यों लिख रहा है बताओ मुझे, आप ही बता दो। लोअर IT बजट्स का मतलब क्या है? Why lower IT budgets? अरे बताओ यार। ओके,
लोअर आईटी बजट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अरे कैसे कैसे पेन आ गया इधर, लोअर आईटी बजट्स क्यों लिखा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्पेंड एनीथिंग इन बाइंग कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। एक बार मैंने कहा था ना, कॉन्सेप्ट अगर समझ गया ना तो उसके बाद में उसके पॉइंट्स को पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। बताओ बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कैसे कम हुई, तो बच्चा मुझे बोलेगा सर अब लैपटॉप और कंप्यूटर खरीदने की जरूरत ही नहीं है, तो उनका कितना बजट से हो गया, लिखा है यहां पे, कुड इन्वॉल्व फाइनेंशियल सेविंग सिंस एम्प्लॉइज वुड बी यूजिंग देयर डिवाइस, ताकि एम्प्लॉय अपने डिवाइस यूज कर रहे हैं, समझ गया। एंड रिड्यूसिंग द आउटले, रिड्यूसिंग क्या लिखा है, आउटले ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोवाइडिंग द डिवाइस, समझ गए होंगे आप। अब ऑर्गेनाइजेशन को कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो एम्प्लॉय अपने अपने डिवाइस लेकर आते हैं। आईटी रिड्यूस सपोर्ट, हो अगर मैं अपना लैपटॉप ही नहीं दूंगा, लैपटॉप नहीं दूंगा तो लैपटॉप का मेंटेनेंस भी नहीं करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों मेरे दो फायदे हो गए, दो फायदे ये हुए, ना मुझे खरीदने की जरूरत, ना मुझे उसको मेंटेन करने की जरूरत। अगर एम्प्लॉय अपना लैपटॉप लाएगा तो मेंटेनेंस का जिम्मेदारी भी उसका ही रहेगा, वही लिखा है। आईटी डिपार्टमेंट डज नॉट हैव टू प्रोवाइड एंड यूजर सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ओके, मेंटेनेंस नहीं देंगे, वो अपना मेंटेन करेगा। मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा। अर्ली अडॉप्शन, ये बहुत देखो, जब इंसान का खुद का चीज होता है ना, वो उसके लिए ज्यादा केयरफुल होता है। जैसे ही वायरस आया तो लगे से एंटीवायरस डालेगा, हाँ, जैसे विंडो में अपडेशन आया तो लगे से अपडेट करेगा, क्योंकि जब इंसान की खुद की जब वाट लगती है ना, बराबर काम करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एम्प्लॉइज आर गोइंग टू यूज देयर ओन डिवाइसेस, तो ऑब्वियसली एनीथिंग कम्स न्यू, ही इज गोइंग टू अडॉप्ट इट, ही इज गोइंग टू अडॉप्ट इट। देविया सज्जनों, अगर एम्प्लॉय ने अपने डिवाइस लाए हैं और जैसे कोई बाजार में नया टेक्नोलॉजी आता है, ही विल बी रेडी टू अडॉप्ट इट। अगर ऑर्गेनाइजेशन का जाने दो ना, मेरे क्या बाप का जा रहा है, राइट, लाइक दैट। सो एटीट्यूड्स चेंजेस, so obviously whenever the new technology got adopted, he would be the first one to adopt it because he knows that कि he is having his own device। तो जैसे कुछ बाजार में नया अपडेशन आता है, विंडो का नया वर्जन आता है या कोई भी नई चीज अपडेट, तो वो अपडेट कर लेगा, ऐसा लिखा है। एम्प्लॉइज आर जनरली प्रोएक्टिव इन अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी दैट रिजल्ट्स इन एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी, है ना, क्योंकि वो अपना डिवाइस यूज कर रहे हैं। एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अभी अभी हमने देखा था कि एक हफ्ते में 37 मिनट्स 80 मिनट्स तक उनका एफिशिएंसी बढ़ रहा है, बिकॉज दे आर यूजिंग देयर ओन डिवाइसेस। तो ऑब्वियसली उसको अपने कंप्यूटर को यूज करने की आदत है, तो उसकी काम करने की रफ्तार बढ़ जाएगी। द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज मोर व्हेन एम्प्लॉय वर्क्स ऑन हिज ओन डिवाइस। इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स डिवाइस, एम्प्लॉय हैव टू लर्न, मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन का अगर अपना लैपटॉप देंगे तो उसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। पर अगर वो अपना ही डिवाइस है जिसको कई सालों से यूज कर रहा है, तो उसको उसकी आदत सी हो जाती है। ओके, एफएम के भी 7-8 लेक्चर यूट्यूब पे होते रहेंगे। ओके, कम ऑन गाइस एवरीबॉडी। चलो, इसी तरह से हमने 5 पॉइंट्स को खत्म कर लिया। एक बार आई थिंक ये 5 पॉइंट्स आपको बहुत आसान लगे होंगे। एक बार बताओ दोस्तों, बीवाईओडी के बारे में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? नंबर 1 हमने क्या पढ़ा? आज हमने बीवाईओडी का 5 पॉइंट पढ़े। नंबर 1, एम्प्लॉइज हैप्पी बिकॉज एम्प्लॉय अपना ही डिवाइस यूज करे, उनको बहुत अच्छा लगता है बिकॉज दे आर यूज्ड टू इट। नंबर दूसरी बात, ऑर्गेनाइजेशन के बजट कम हो गए बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू परचेस लैपटॉप। तीसरी बात, ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट कॉस्ट भी बच गया बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट रिस्पांसिबल टू डू द मेंटेनेंस बिकॉज एम्प्लॉइज का अपना डिवाइस है, तो दे वुड डू द मेंटेनेंस ऑफ इट, तो हमें मेंटेनेंस का सपोर्ट देने की भी जरूरत नहीं। चौथी बात, अर्लियर एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ? अभी एम्प्लॉइज का अपना खुद का डिवाइस है, तो ही वुड बी इंटरेस्टेड टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी बिकॉज उसका अपना डिवाइस है। और लास्ट में बात करेंगे, एम्प्लॉय का एफिशिएंसी बढ़ रहा है बिकॉज एम्प्लॉय इज यूजिंग हिज ओन डिवाइस, तो उसको काम करने की उसके ऊपर आदत सी है, तो उसका जो काम है वो फटाफट जल्दी जल्दी हो जाता है। हिज एफिशिएंसी इज गेटिंग इंक्रीज, कम समय में वो ज्यादा काम कर पाता है। अब दोस्तों इसमें 5 पॉइंट से याद करना तो पड़ेंगे। हैप्पी एम्प्लॉय कैन रिड्यूस द कॉस्ट, can reduce the cost, can happy employee can reduce the cost by technology. Happy employee can reduce the cost and increase the efficiency by adopting new technology. हाँ जी, मैं बोलना चाहूंगा इसमें टेक्निक। Happy employee can reduce the cost and increase the efficiency. देखो, reduce and increase the efficiency by adopting new technology. कैसे करना आपको एक बार फिर से बोलना है, ठीक हो गया? लैगिंग हो रहा है, यहां पे लिख रहा है, देखो वीडियो कट हो गया, लैग हो गया, वीडियो कट, हाँ ब्रेक ले।
There's a break of 1 minute, 1 मिनट ठीक कर रहे हैं. हो गया? Come on guys, welcome back. तो देखो जैसे मैं कर रहा हूं, हैप्पी एम्प्लॉई कैन रिड्यूस द कॉस्ट, ऐसे हाथ नीचे, कैन रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी. मेरे जैसा करके बताओ चलो. हैप्पी एम्प्लॉई कैन रिड्यूस द कॉस्ट, इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी. कमान करके बताओ चलो. सब 5 पॉइंट्स कवर हो जाएंगे. कमान कमान कमान. हाँ कमान एवरीबॉडी. हैप्पी एम्प्लॉई, हाँ कमान. हैप्पी एम्प्लॉई, हाँ कमान. हैप्पी एम्प्लॉई कैन रिड्यूस द कॉस्ट, इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी. ऐसा आपको करना है. आई थिंक आपने करा हुआ, अपने अपने घरों में करना है. ठीक है ना. वापस बोलो. हैप्पी एम्प्लॉई कैन रिड्यूस द कॉस्ट, इंक्रीज द एफिशिएंसी. 1 2 बाय अडॉप्टिंग. इससे अगर आपने 1 2 3 4 इसमें 5 पॉइंट्स कवर हो जाएंगे. ओके ओके गाइस, प्लीज टेल मी हैप्पी मतलब क्या? व्हाई एम्प्लॉइज आर हैप्पी? बिकॉज दे आर यूजिंग देयर ओन डिवाइस. हैप्पी एम्प्लॉय कैन रिड्यूस कौन सी कॉस्ट? उनका कैपिटल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा. रिड्यूस से रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट, रिड्यूस द कॉस्ट. और कौन सी कॉस्ट? सपोर्ट कॉस्ट कम हो जाती है. देखो रिड्यूस कॉस्ट में 2 पॉइंट है. रिड्यूस क्या? देखो रिड्यूस से हम लोग बोलेंगे सपोर्ट. रिड्यूस सपोर्ट. देखा क्या रिड्यूस हो रहा है? सपोर्ट रिड्यूस हो रहा है. कॉस्ट कौन सी कम हो रही? कैपिटल कॉस्ट कम हो रही है. रिड्यूस से पॉइंट क्या है? हमारा मेंटेनेंस रिड्यूस हो रहा है. कॉस्ट से कौन सा कॉस्ट कम हो रहा है? कैपिटल कॉस्ट कम हो रहा है. खरीदने की जरूरत नहीं. हैप्पी एम्प्लॉय कैन रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी. एम्प्लॉय की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है बिकॉज वो अपना डिवाइस यूज कर रहा है. इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि एम्प्लॉयज आर गोइंग टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज बिकॉज वो अपना खुद का डिवाइस यूज कर रहे हैं. हो गया. हो गया है. रा 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 रा. हे. एग्जामिनेशन में अगर आपको याद नहीं आया और आपके बाजू वाला अपने ही क्लास वाला, तो उसको बोलना भाई इसका आंसर क्या प्लीज बताओ ना. तो आपको बोलेगा ए. और अगर मान लो आप एग्जामिनर ने देख भी लिया, आप क्या करो? बोले मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, बस मैं कुछ नहीं कर रहा था. दिस इज हाउ इट इज. बातों ही बातों में आंसर बयां कर देंगे. कितना मजा यू आ रहा है. ओके गाइस, आई थिंक 1 सेकेंड एक बार बोल दे. हैप्पी एम्प्लॉइज विल बिकम हैप्पी. रिड्यूस क्या? रिड्यूस सपोर्ट रिड्यूस. कॉस्ट मतलब कैपिटल कॉस्ट कम, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी. नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएंगे आगे. कम ऑन. अब पढ़ेंगे बीवाईओडी के थ्रेट्स. बीवाईओडी के थ्रेट्स को पढ़ना जरूरी. सबसे बड़ा थ्रेट है कौन सा? डिवाइस रिस्क. सिर्फ डिवाइस रिस्क क्या है दोस्तों? डिवाइस रिस्क मालूम में क्या है? डिवाइस रिस्क सोचो. एक बार एम्प्लॉय लैपटॉप लेकर वापस घर जा रहा था. हो सकता वो मेट्रो में बैठा हो सकता बस में या ऑटो में बैठा हो, और जाते जाते somebody has stolen his laptop. जाते जाते he has lost his laptop. He has forgotten his bag in the train or maybe in the bus or maybe in the rickshaw. He has lost it. Somebody has stolen. अब क्या होगा दोस्तों? उस लैपटॉप के अंदर वो सिर्फ लैपटॉप नहीं था, उस लैपटॉप के अंदर कंपनी का महत्वपूर्ण डेटा भी था. लैपटॉप खोने का दर्द जो है वो तो एम्प्लॉय को होगा. एम्प्लॉय को दर्द होगा और ऑर्गेनाइजेशन के आंसू निकलेंगे. बिकॉज बात सिर्फ लैपटॉप की नहीं है, बात लैपटॉप के अंदर के डेटा की भी है. दोस्तों यही तो सबसे बड़ा रिस्क है. इट इज नॉट ओनली डिवाइस, द डिवाइस कंटेन्स अ लॉट ऑफ डेटा. एम्प्लॉय का डिवाइस खोया है, उसके सीने में मेरा दिल था, उसके लैपटॉप में मेरा डेटा था. दोस्तों मैं बर्बाद हो गया. Okay guys, okay guys, welcome back. I hope you understood. यहां पे लिखा है देखो, लॉस ऑफ डिवाइस.
लॉस्ट और स्टोलन डिवाइस कैन रिजल्ट इन इनॉर्मस फाइनेंशियल, देखो उसका डिवाइस लॉस होना तो दर्द हमारा होगा, हमारा फाइनेंशियल और रेपुटेशनल लॉस हो जाएगा. डेटा लॉस्ट फ्रॉम स्टोलन और लॉस्ट डिवाइस रैंक्स एज द टॉप सिक्योरिटी थ्रेट्स. कितना दर्द होगा उसका जाएगा, पर हमारी लग जाएगी. ओके गाइस, वो बोल रहा है फीस में एक एयरफोन भी इंक्लूड कर दो. बेटा इतने पैसे नहीं मेरे पास. अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ता हूं. नेक्स्ट पॉइंट, नेटवर्क रिस्क. क्या बोला मैंने? नेटवर्क रिस्क. नेटवर्क रिस्क क्या होता है वैसे? अरे दोस्तों, ये नेटवर्क रिस्क क्या होता है? सर अगला पॉइंट जो है उसका नाम है नेटवर्क रिस्क. क्या मतलब है उसका? मैं आपको बताता हूं उसका मतलब क्या है. नेटवर्क रिस्क की बात करेंगे दोस्तों. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. नेटवर्क रिस्क वो इंटरनेट की रिस्क नहीं है. सोचो, मैं आपको सोचने की वजह देता हूं. अब सोचिए, ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे लोग अपना डिवाइस लेकर आते हैं. 1 2 3 5 6 7 8 एन डिवाइस है. कितना जाने कितने डिवाइस है. और ये ऑर्गेनाइजेशन है और जहां पे एम्प्लॉइज अपना डिवाइस लेकर आते हैं. ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा एक काम करेंगे, इन सारे डिवाइस का क्या करेंगे, एक हम लोग एंटीवायरस कराएंगे. यानी एंटीवायरस से हम लोग क्या करेंगे, स्कैन करेंगे. स्कैन. अगर इस एंटीवायरस से हम लोग स्कैन करने जा रहे हैं तो आप मुझे बताओ, इफ एम्प्लॉइज लाखों की संख्या में हैं, दे आर ब्रिंगिंग देयर ओन डिवाइस, आपको नहीं लगता कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर्स है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स है, इन ओनर्स को यही नहीं समझेगा आखिर स्कैन करे तो किसको करे, स्कैन करे तो किसको करे. दे विल नॉट बी इवन अवेयर दैट हाउ मेनी डिवाइसेस आर बीइंग कनेक्टेड टू द नेटवर्क. सोचो, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने ही अपने लैपटॉप और अपने डेस्कटॉप दिए होते तो ऑर्गेनाइजेशन वुड हैव हैड कंप्लीट डेटा ऑफ ईच एंड एवरी कंप्यूटर. उनको पता हो जाता कि हमने कितने डिवाइसेस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाए हैं. बट सिंस नाउडेज आवर एम्प्लॉइज आर ब्रिंगिंग दैट डेटा, कुछ एम्प्लॉय नहीं ला रहे, कुछ ला रहे, कुछ दो ला रहे. नाउ इट इज अ कंप्लीट मेस. टू डू व्हिच समटाइम्स इट मे हैपन दैट कि कुछ कंप्यूटर का सिक्योरिटी हम लोग करना ही, कुछ कंप्यूटर का एंटीवायरस चलाना ही भूल, कुछ कंप्यूटर पे सिक्योरिटी लगाना ही भूल गए. नेटवर्क इश्यूज है भाई. बिकॉज आई विल नॉट, देखो भाई, मुझे खुद को ही पता, मैं ऑर्गेनाइजेशन का ओनर हूं, मैं फिर भी इतना बेबस हूं कि मुझे खुद को ही पता नहीं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आजकल कितने डिवाइसेस का इस्तेमाल हो रहा है. बिकॉज आई हैव अलाउड देम टू ब्रिंग देयर ओन डिवाइसेस. कुछ ला रहे, कुछ नहीं ला रहे, कुछ दो ला रहे. हो सकता है इसके बीच में बहुत सारे कंप्यूटर का एंटीवायरस करना ही हम लोग रह गए होंगे. बहुत सारे फायरवॉल जैसी सिक्योरिटी हमें लगाना थी, पर लगाना हम रह गए बिकॉज हमें पता ही नहीं उसने कितना डिवाइस है और उसका डिवाइस कौन सा है. और वो कुछ लाता है, कभी कुछ और लेके आता है. That's a problem. That's a problem. That's a problem. Okay? Okay? ये चालू कर रहा हूं मैं आपको पढ़ाना. तो देखिए क्या लिखा. भाई ये क्यों नहीं जा रहा है यार? I don't know what has happened to it. Okay? अरे बाबा, अरे बाबा, पता नहीं क्या हो रहा है. It is normally exemplified hidden in a lack of device visibility. हमें समझता नहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिवाइसेस हैं. When company owned devices are used by all the, अगर हमने अपने ही डिवाइसेस लैग हो रहा है, ठीक है. अरे यार थोड़ा सा 2-3 सेकंड के लिए लैग हो सकता है, शायद से इंटरनेट फ्लक्चुएट हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है. आज मुझे कट हो रहा है, लैग हो रहा है. अभी ठीक है क्या? मुझे तो मेरा सही दिख रहा है ना. ओके. अरे वो इंटरनेट कभी कभी फ्लक्चुएट होता है यार, कभी बहुत कम होता है, तो आपके पास, अदरवाइज इट्स ओके ना. हाँ इट्स ओके. अब कहता है व्हेन कंपनी owned devices are used by all the employees within an organization, the organization's IT practice has a complete visibility of the devices connected to the network. समझा क्या? अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ही डिवाइसेस उनको दिए होते ना, तो ऑर्गेनाइजेशन वुड हैव हैड द कंप्लीट विजिबिलिटी ऑफ द, कि कौन से डिवाइसेस वो यूज कर रहे हैं, कितने डिवाइसेस हैं, तो कोई इनकी नजर से छूटता नहीं. दिस हेल्प्स एनालाइज द ट्रैफिक
and data exchange over the internet. BYOD permits employee to carry their own devices. The IT practice team is unaware about the number of devices being connected. और अब एम्प्लॉइज अपने डिवाइस लेकर आ रहे हैं, तो उसके से हो रहा है कि आईटी डिपार्टमेंट को अगर सिक्योरिटी करना भी, तो उनको पता ही नहीं किन किन डिवाइस पे सिक्योरिटी करना, और पता ही नहीं, क्योंकि बहुत एम्प्लॉय अपना अपना कुछ कुछ अलग अलग टाइप का डिवाइस ला रहे हैं, एक ला रहे, दो ला रहे, कुछ कर रहे हैं. As a network visibility is a high importance, the lack of visibility can be what? Hazardous. For example, if virus hits the network and all the devices connected to the network needs to be scanned, it is a probable that some of the devices would miss out. क्यों मिस आउट होंगे? Because उनको पता ही नहीं कि कौन से डिवाइसेस, मतलब जो IT डिपार्टमेंट is not even aware how many devices are being connected, and due to which some of the computers may missed out in what giving protection, giving security. समझ गया? ओके. वापस से एक बार मैं बोलता हूं. देखो, नेटवर्क रिस्क का मतलब क्या है कि क्या हुआ, दो सिचुएशन सोचो. अगर हमने BYOD नहीं होता तो वी वुड हैव प्रोवाइडेड आवर ओन डिवाइसेस, तो हम अपना डिवाइस उनको देते, तो हमें पूरा पता हो रहा है हमारे पास कितने डिवाइस है और कितने डिवाइस को हमें सिक्योरिटी करना है, बहुत आसान हो जाता. पर अब क्या हुआ, BYOD में हमने उनको अलाउ किया. अब वो कुछ भी ला रहे, एक ला रहे, दो ला रहे, तो हमारे IT डिपार्टमेंट को ये कंप्लीट क्लैरिटी ही नहीं है कि किसने कितने डिवाइस लाए और कौन से लाए. तो कभी कभी हो सकता है ऐसे कि कुछ डिवाइसेस की सिक्योरिटी करना रह जाए, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट को कंप्लीट पिक्चर क्लियर विजिबिलिटी ही नहीं है कि कौन से डिवाइसेस को लाया गया. तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, पॉइंट नंबर 3, एप्लीकेशन रिस्क. आप ही मुझे बता दो, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जो कंप्यूटर्स इन्होंने लाए हैं, जो अपना कंप्यूटर लाया, उसके अंदर फायरवॉल, एंटीवायरस या कोई भी और टाइप की सिक्योरिटी लगाने का जिम्मा किसका होना चाहिए? आप मुझे बता दो. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय और इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? देखते आप क्या जवाब दोगे मुझे. भाई डिवाइस किसका है? एम्प्लॉय का. काम किसका चल रहा है? ऑर्गेनाइजेशन का. आप मुझे बताओ, सिक्योरिटी का जो पैसा लगने वाला है या सिक्योरिटी करने का जो काम है उस लैपटॉप के ऊपर, वो किसका होगा? कौन करेगा सिक्योरिटी? एम्प्लॉय या फिर ऑर्गेनाइजेशन? मैं आपसे जवाब सुनना चाहता हूं. एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय. बिल्कुल सही. आप आया ना मजा, कितना मजा यू आ रहा है दोस्तों मेरे सवालों का जवाब दो ना. आपके जवाब कॉम्बिनेशन में आ रहा है. कोई बोलता है ऑर्गेनाइजेशन करेगा, कोई बोलता है एम्प्लॉय. यही तो कंफ्यूजन दोनों को एक्चुअल में है. एम्प्लॉय क्या बोलता है? साहब, एक तो मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूं, मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूं कि मेरा लैपटॉप, मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, सारा प्रॉफिट तुम्हारा, काम तुम्हारा, और सारा मेरा लैपटॉप तुम यूज करते हो और कहते हो मैं सिक्योरिटी, मुझे नहीं करना सिक्योरिटी. और इतनी तो मैं मस्ती में काम करता हूं ना, मैं कल से अपना लैपटॉप ही नहीं लाता हूं मैं, बस. एम्प्लॉइज बोलता मैं नहीं करूंगा सिक्योरिटी. मैं क्यों करूं? अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन बोलता अच्छा इतने मस्ती में आगे बैठा तो, हाँ सैटरडे संडे तो कोई छुट्टी दिया हमने, 5 दिन तू काम करता है, उसमें से भी 24 घंटों में से सिर्फ तो 8 घंटे आता है ऑफिस में. मंडे से फ्राइडे ओनली 8 आवर्स यू आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. बचे 16 घंटे में तो अपने लैपटॉप में क्या क्या करता है हमें पता है. तो न जाने क्या क्या देखता है, क्या डाउनलोड करता है, कहां से कौन से वायरस लाता है, हमने कभी पूछा है तुझे? मतलब गंदगी तू करे घर पे और हम साफ करें ऑर्गेनाइजेशन में. इट बिकम्स योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट योर लैपटॉप. अब ऐसा हुआ दोस्तों, ना सिक्योरिटी वो करता है ना ऑर्गेनाइजेशन करता है. ऑर्गेनाइजेशन को लगता है उसने सिक्योरिटी करना चाहिए, उसको लगता है ऑर्गेनाइजेशन नहीं करना चाहिए. धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का. दोस्तों यही तो प्रॉब्लम है. सिक्योरिटी इज नीदर डन बाय एम्प्लॉय नॉर इट इज डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. इसलिए सबसे बड़ी रिस्क है, यही तो यहां पे लिखा है. इट इज नॉर्मली एग्जाम्प्लिफाइड इन, यहां पे लिखा है, a related report revealed that majority of employees' phones and smart devices that were connected to the corporate network were not protected. Protect हुए नहीं. With an increase in the mobile usage. Protect हुए क्यों नहीं? अब जरा देखना क्यों नहीं प्रोटेक्ट होते, सिक्योरिटी क्यों नहीं लगाई जाती? Organizations are not clear in deciding that who is responsible for device security, the organization or the user. इस बात का कोई खुलासा ही नहीं है कि सिक्योरिटी करने वाला कौन है, या वो ऑर्गेनाइजेशन करे या फिर यूजर करे. दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट. दैट्स अ प्रॉब्लम. और ना वो सिक्योरिटी करता है ना ये करता है. और चौथी बात, इंप्लीमेंटेशन रिस्क सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. BYOD को सुनने बहुत अच्छा लगता है,
पर प्रैक्टिकल दुनिया में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट BYOD। BYOD की पॉलिसी लाना बहुत मुश्किल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस योर एम्प्लॉय टू ब्रिंग देयर ओन डिवाइसेस। अरे कैसे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बोल सकता हूं एम्प्लॉय कल से तुम्हारा लैपटॉप लाओ, और बोले नहीं लाना हमको। इट इज वेरी डिफिकल्ट। एंड मोर अगर वो ला भी ले और उसके ऊपर पॉलिसी लगाना, क्या पॉलिसी लगाना, लैपटॉप लाना पर ये डेटा को मिसयूज मत करना। हाँ, वो डेटा जो आपके लैपटॉप में मैं दे रहा हूं ना, ये बहुत ही काम का डेटा है। इट शुड नॉट बी डिस्क्लोज, इट शुड नॉट बी शेयर विद एनीवन। यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा। अपने एम्प्लॉय को आपको बताना पड़ेगा डेटा को शेयर मत करना, मेरे बहुत काम की चीजें उसके अंदर है। अरे ये बहुत डिफिकल्ट है भाई। पहली बात तो उनको पटाना कि वो लेकर आओ, दूसरी बात पटाना इस बात के लिए मुश्किल है कि उनको बोलना तुम डिवाइस भी लाओ पर इसका डेटा शेयर मत करना, मिसयूज मत करना, कुछ गलत मत करना, कॉम्पिटिटर्स के दिखाना मत। ये ऐसी इंप्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाना, सिक्योरिटी लाना, ये बहुत मुश्किल है प्रैक्टिकल जीवन में। ये जो BYOD की बात कर रहे हैं ना, इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो अभी तक तो सारी ऑर्गेनाइजेशन कब का यूज कर चुकी होती है। इसका ट्रेंड बढ़ रहा है, बट लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी डन। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है यहां पे, क्या लिखा है, द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द BYOD प्रोग्राम शुड नॉट ओनली कवर द टेक्निकल इश्यूज मेंशन्ड अबव बट ऑल्सो मैंडेट द डेवलपमेंट ऑफ रोबस्ट, यानी सिर्फ लगाना नहीं, आपने इंप्लीमेंटेशन भी अच्छे से करना जरूरी है। Because corporate knowledge and data are the key assets of the organization, the absence of क्या बोल रहा है, अगर BYOD का strong policy नहीं रहा, would fail to communicate the employee expectations, thereby increasing the chances of what, device misuse। अगर आपने अपने एम्प्लॉय को स्ट्रॉन्ग पॉलिसी के तहत अगर समझाया नहीं ना, तो एम्प्लॉय इसी डिवाइस को लेके किसी को भी शेयर करेंगे, और जिसके से हमें हमारा पैसा तो बच जाएगा पर बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा भी शेयर हो सकता है। बहुत जरूरी है कि हम अपने यूजर को एजुकेट करें, पर अगर हमने अपने एम्प्लॉयज को अगर एजुकेट नहीं किया BYOD लाकर भी, तो बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों हमारे 4 पॉइंट खत्म हो गए। दिस आर द 4 पॉइंट्स, इट इज ओवर। आई थिंक आपको सभी को समझ गया। एक बार चारों पॉइंट्स बोलकर बताएंगे कौन से। एक बार बताओ बच्चों 4 पॉइंट्स। इसको 4 पॉइंट्स को मैं पहले याद करवा देता हूं। कौन से 4 पॉइंट्स है? इसका मेमोरी टेक्निक मैंने बनाया, इंडिया इंडिया। तो आपको सर ये इंडिया क्यों चिल्ला रहे हो आप? एक बार आपने कभी क्रिकेट मैच देखा है स्टेडियम पे, कैसा बोलता है, इंडिया 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 इंडिया। ओहो आप जरा बोलेंगे मेरे जैसा, मैं इंडिया बोलो, आप इंडिया बोलो। बोले भारत माता की। अरे बोलो ना, ए पाकिस्तान से आके तुम लोग लाहौर में, कराची में रहते हो, कमांड बोलो, भारत माता की। अरे जय कुछ आना, हाँ बिल्कुल सही, भारत माता की। ओके, बिल्कुल भावना जाग उठी है आपकी। ओके, बहुत अच्छी बोलेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप ये सब कर रहे हो। वंदे मातरम। अरे साइमन्स गो बैक, अरे कौन गो बैक है? मैं साइमन दिखाऊंगा आपको, पागल। हाँ आगे बोलो, चलो। इंडिया सर, आपने इंडिया क्यों चला? इसमें इंडिया लिखा है INDIA। सर इंडिया के स्पेलिंग में तो 5 वर्ड्स हैं, तो 4 ही है, एक साइलेंट कर देंगे। I फॉर इंप्लीमेंटेशन रिस्क, N से नेटवर्क रिस्क, D से डिवाइस रिस्क, I साइलेंट है, A से एप्लीकेशन रिस्क। बोलेंगे इंडिया इंडिया इंडिया। ओके, I फॉर व्हाट? कम ऑन गाइस, इंप्लीमेंटेशन का I अंडरलाइन करें प्लीज। ओके, नेटवर्क का N अंडरलाइन करेगा, नेटवर्क का N अंडरलाइन करेंगे आप, डिवाइस का D अंडरलाइन, I साइलेंट एंड A फॉर एप्लीकेशन। तो बोलेंगे बच्चों इंडिया इंडिया। ओके, I फॉर क्या बोला मैंने? इंप्लीमेंटेशन रिस्क, नेटवर्क रिस्क, डिवाइस रिस्क, एप्लीकेशन रिस्क। ओके गाइस, गॉट इट? ओके फाइन। सो इंडिया में आपको याद रखना है थ्रेट कहां है? इंडिया में थ्रेट है। कभी कभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं, कभी कभी हमारे बॉर्डर पे पाकिस्तानी लोग हल्ला करते हैं, तो इसको बोलते हैं इंडिया में रिस्क है। तो अगर एग्जामिनेशन पूछेंगे BYOD के रिस्क बताओ, तो आप बोलना इंडिया इंडिया, कमा इंडिया इंडिया।
Okay, guys. I for implementation, N for network, D for device, A for application. I for implementation, N for network, D for device, A for application. I for implementation, N for D for A for I for implementation, N for अरे बोलो ना रे, अकेला बोलूं क्या मैं? मेरी एग्जाम है क्या? आप क्या आ रहे हैं मेरी मौत का तमाशा देखने यहां पे? आप बोलेंगे क्या मैं बोलूंगा? आप बोलेंगे ना, याद आपको करना है कि मुझे मेरा सीए हो चुका है, भाई तुम्हारा होना बाकी है. कम ऑन टेल मी. आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन, एन फॉर नेटवर्क, डी फॉर A for application. I for implementation, N for network, D for device, A for application. All of us. I for implementation, N for network, D for device, A for application. Oh. Okay, I hope it is remembered now. अब सिर्फ पॉइंट्स ही याद करेंगे, अंदर का डेटा भी याद होना चाहिए. बोलो बच्चों, इंप्लीमेंटेशन क्या है? इसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है. एम्प्लॉय को समझाना पहले तो मुश्किल है कि तुम डिवाइस लाओ, और डिवाइस लाने के अंदर ये समझाना मुश्किल है कि इसके अंदर कुछ गलत नहीं होना चाहिए. इसको इंप्लीमेंट करना प्रैक्टिकल जीवन में बहुत मुश्किल है. एंड फॉर नेटवर्क क्या है? नेटवर्क का ये प्रॉब्लम है कि हमारे आईटी डिपार्टमेंट को खुद को ही पता नहीं कि आखिर कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है. कभी कभी ऐसा होता है कि उनको सिक्योरिटी करना है, पर कुछ डिवाइस मिस आउट भी हो सकते हैं बिकॉज दे डोंट हैव अ कंप्लीट विजिबिलिटी ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस. डीसी क्या होता है? डिवाइस लॉस हो जाएगा. अगर मान लो एम्प्लॉय ट्रेन में है, बस में, इफ ही हैज लॉस्ट हिज डिवाइस, उसका डिवाइस लॉस नहीं होगा, सिर्फ हमारा डेटा भी जाएगा. सबसे बड़ा लॉस हमारा वह होगा, उससे बहुत बड़ा इमेज खराब हो सकता है. ए फॉर व्हाट? एप्लीकेशन रिस्क. उसको लगता है कि हमने एप्लीकेशन को सिक्योरिटी करना चाहिए, हमें लगता है उसने करना चाहिए. धोबी का कुत्ता बन गया साहब, ना वो सिक्योरिटी करता ना हम लोग करते हैं. ओके, ओके, ओवर. दिस कॉन्सेप्ट इज ओवर गाइस. BYOD के 2 क्वेश्चन भी खत्म हुए. अगला कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा है? अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अरे कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास? दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए. ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए. अपना ही सारा देख के तुम जाने जहां शर्मा गई. अपना ही सारा देख के तुम जाने जहां शर्मा गई. अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए. मेरा क्या होगा सोचो तो जरा. Come on. Hey guys, mobile computing, the next concept is the mobile computing. What is the meaning of mobile and what is the meaning of computing? दोस्तों, दुनिया में मोबाइल उसको कहते हैं, anything which can be moved from one location to other location is called as mobile. दोस्तों, जैसे कि मैं आपको कहता हूं, देखो ये मोबाइल है, देखो ये मोबाइल है क्या? नहीं, इधर से उधर जा रहा है ना, ये मोबाइल है. सो दोस्तों, ये रिमोट भी इधर से उधर जा रहा है, सॉरी, इधर से उधर जा रहा है, तो इट इज ऑल्सो मोबाइल. सो एनीथिंग विच कैन बी मूव्ड, जैसे कि कुछ भी, देखो ये बॉटल भी मूवेबल है, देखो मॉडल मूवेबल है. एनीथिंग विच कैन बी मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन इज कॉल्ड एज मोबाइल. पर दोस्तों, दुनिया की हर चीज जो मोबाइल होती है ना, वो मोबाइल कंप्यूटिंग नहीं होती है. कंप्यूटिंग उसको बोलते हैं व्हेनेवर कंप्यूटर ऑपरेशन इज डन, जब कोई डिवाइस कंप्यूटर जैसा काम कर रहा है. आई एम सॉरी,
जब कहीं जैसे कि मोबाइल भी देखो, मोबाइल है, इसको मैं इतना ऊपर ही फेंक सकता हूं सिर्फ, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों मोबाइल, दिस इज मोबाइल, इसको मोबाइल बोलते हैं, पर एक्चुअली दिस इज नॉट द ओनली मोबाइल थिंग। जैसे ये चार्जर भी मोबाइल है, जैसे ये गाड़ी का चाबी भी मोबाइल है, देखो। तो बट दिस रिमोट ऑल्दो इट इज मोबाइल, जैसे ये भी मोबाइल है, बट ऑल्दो इट इज मोबाइल, इट इज नॉट कॉल्ड एज कंप्यूटिंग बिकॉज इट कैन नॉट वर्क लाइक कंप्यूटर। Everything which is movable not required to be mobile computing. Everything which is portable like this. ये पेन जो है ना, ये पेन जो है ना, पेन, ये मोबाइल है पर मोबाइल कंप्यूटिंग नहीं। पर ये मोबाइल जो है ना, मोबाइल हैंडसेट, इट इज अ मूवेबल as well as it is the computing because it can work like computer. सर आजकल के मोबाइल तो इतने स्मार्ट हो गए कि जैसे ऐसा लगता है कि जो काम हम लोग डेस्कटॉप पे बैठ के कर रहे थे, जो काम हम लोग कंप्यूटर पे कर रहे थे ना, वो सारा काम हम लोग मोबाइल पे कर सकते हैं, वो सारा काम हम लोग टैबलेट पे कर सकते हैं, वो काम सारा हम लोग आईपैड पे कर सकते हैं, वो सारा काम हम लोग मोबाइल क्या बोलते हैं लैपटॉप पे कर सकते हैं। इसलिए लैपटॉप, इसलिए मोबाइल फोन, इसलिए टैबलेट, इसलिए आईपैड, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। कोई भी चीज इधर उधर जा रही है इसका मतलब नहीं वो मोबाइल कंप्यूटिंग है। ये रिमोट भी इधर उधर जा रहा है पर इट इज नॉट अ मोबाइल कंप्यूटिंग। वाई? बिकॉज इट कैन नॉट वर्क लाइक ए कंप्यूटर। क्या आप इसके ऊपर बोल सकते हो बता गूगल, ये बता, ये चल ईमेल खोल, ईमेल चल ये कैलकुलेशन कर, ये एक्सेल खोल, दिस कैन नॉट बी डन, कम ऑन। ये टैली खोल, नहीं हो सकता। रिमोट टैली खोल, टैली जल्दी से टैली खोल, नहीं खोल सकता भाई ये। पर ये सारे जो काम हम लोग पहले जो अपने डेस्कटॉप पे करते थे, जैसे कि ईमेल खोलना, जैसे कि बैंक का बैलेंस देखना, बैंक के फंड्स को देखना, शेयर मार्केट को परचेस करना, आजकल चीजें इतनी सारी हो गई है कि आजकल ऑफिस पे जाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती है। बिकॉज जो काम मैं ऑफिस में जाके कल कर रहा था विद द हेल्प ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग में, चलते चलते फिरते फिरते गाड़ियों पे, सिग्नल पे, घोड़े पे, गाड़ी पे, कहीं भी बैठा हूं मैं ऑफिस का काम कर सकता हूं। यहां तक कि मुझे तो आजकल जरूरत महसूस ही नहीं होती कि मैं ऑफिस में जाके काम करूं, बिकॉज जो काम मैं ऑफिस में जाके कर रहा था वो काम मैं अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, किधर भी, वेदर आई एम इन ट्रैवलिंग और आई एम नॉट इन, बहुत बार तो आप जानते हो मैं इंडिया में रहता ही नहीं हूं, तो मैं इंडिया में नहीं भी हूं, वहां से भी मैं काम कर सकता हूं। आई कैन मूव एनीवेयर। मैं जिम में जाके काम कर लेता हूं, मैं कभी गाड़ी में तब काम कर लेता हूं, मैं दोस्त के घर पे हूं वहां से काम कर लेता हूं, मैं अपने घर पे बैठा हूं। आजकल तो मैं लॉकडाउन में तो मुझे ऐसा महसूस हो गया है, लॉकडाउन में आई हैव अंडरस्टूड दिस कि यार ऑफिस जाना रिक्वायर्ड व्हाट? नो, मैं बहुत बार तो ऑफिस में रहता ही नहीं हूं, स्टिल मेरा काम वैसे ही मैं करता हूं ना जैसे कि मैं ऑफिस में हूं। क्योंकि ऑफिस में आके मैं करता हूं, ईमेल चेक करता हूं, एसपीसी का सॉफ्टवेयर चेक करता हूं, मैं फंड ट्रांसफर करता हूं, मैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन चेक करता हूं। मैं जो काम ऑफिस में जाके बच्चों लैपटॉप डेस्कटॉप से कर रहा था, वो क्या मैं काम अपने घर से ही कर रहा था, वो काम मैं अपने घर से भी कर सकता हूं। तो मुझे ऑफिस जाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। इसको तो कहते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग। एंड स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन, स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन हमें एहसास हो गया कि आजकल ऑफिस जाना अनिवार्य नहीं रहा। पहले से ऑफिस जाके, भारत माता की जो ऑफिस जाके काम करेंगे, भाई अब वो ट्रेंड खत्म हो गया, कुछ जरूरत ही नहीं लगती है। बिकॉज मोबाइल मेरे पास है, लैपटॉप मेरे पास है, ऑफिस जाके भी मैं वही करता हूं, घर से भी। इट्स बेटर यार, आई एम एबल टू रिड्यूस टाइम, एबल टू रिड्यूस ट्रैवलिंग टाइम। तो मोबाइल कंप्यूटिंग आने की वजह से बहुत फायदा हुआ। अब देखो मैं अपने मोबाइल पे ही, आजकल हम लोग देखते हैं मोबाइल पे ईमेल खुलता है कि हाँ चल मैं आपको ईमेल खोल के दिखा दूंगा। ये देखो ईमेल, बहुत सारा काम तो मेरा ईमेल पे चलता है, मैं ईमेल को रिप्लाई कर देगा, ईमेल खुल गया, चलो जाने दो। चलो मैं आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक का एप्लीकेशन खोलता हूं। चलो ये देखो आईसीआईसीआई बैंक का जो भी है, ये देखो आईसीआईसीआई बैंक का एप्लीकेशन यहाँ पे खुला हुआ है। मैं अपने लैपटॉप से ही घर पे बैठे बैठे स्वप्निल पाटनी का जो क्या बोलते हैं वो खोल देता हूं, क्या बोलते हैं अपना वेबसाइट, कोई भी जो भी मुझे चाहिए वो मैं वेबसाइट खोल देता हूं। मैं अपना वेबसाइट देख सकता हूं, अपना बैकएंड देख सकता हूं, मैं अपना ईआरपी सॉफ्टवेयर देख सकता हूं, एमआईएस के रिपोर्ट्स देख सकता हूं, सब काम मैं घर से कर लेता हूं। बैंक के ट्रांसफर, या तक कि अरे सिंपल सी ना, मैं आपको शेयर मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करता, देखो मास्टर, देखो देखो आप ही देखो, ये शेयर मार्केट का सॉफ्टवेयर खुल गया, घर से बैठे बैठे भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और लॉकडाउन के बाद में तो मैंने महसूस किया कि मोबाइल कंप्यूटिंग वाकई में एक चमत्कार है, वरना साला घर से ऑफिस आने के लिए अलाउड ही नहीं था, फिर भी मेरा धंधा चल रहा था। देखो यहां पे
मास्टर कैपिटल का मैंने अपना अकाउंट खोला है, ड्यू टू विच आई एम एबल टू बाय शेयर्स, सेल शेयर्स, सब कुछ कर सकते हैं यार। और सबसे बड़ी बात, आई एम एबल टू इंटरेक्ट विद माय एम्प्लॉय थ्रू व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप से मैं काम भी बोल देता हूं, मतलब मोबाइल कंप्यूटिंग चल रहा है। अरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पुणे से बॉम्बे रोज ट्रैवल करते हैं, तो वो क्या ट्रैवलिंग में उनका टाइम वेस्ट नहीं करते, वो ट्रैवलिंग जब चलता है ना तब भी उनका काम चालू रहता है। लॉट ऑफ पीपल हु डज लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, तो उसमें भी उनका काम चलता है। चलते फिरते अगर हम लोग ऑफिस का काम कर रहे हैं तो समझ जाना हम लोग मोबाइल कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। Whenever computer operation is done on the move, इंग्लिश में बोलते हैं whenever computer operation is done on the move, यानी कि चलते फिरते अगर हम लोग कंप्यूटर ऑपरेशन कर पा रहे हैं तो हम लोग मोबाइल कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा आविष्कार है। आई थिंक आप सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आया, मोबाइल कंप्यूटिंग क्या चीज होती है। बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा इसका चलन भी है, और लॉकडाउन के बाद तो मैं आपको बताऊं मोबाइल ही मोबाइल है। तो चलो बच्चों लिखेंगे गिव द हेडिंग मोबाइल कंप्यूटिंग प्लीज। प्लीज गिव द हेडिंग गाइस, कम ऑन, आपको हेडिंग देना है मोबाइल कंप्यूटिंग। और लिखो व्हाट इज मोबाइल, लिखो व्हाट इज मोबाइल, मोबाइल क्या होता है। एनीथिंग विच कैन बी मूव, लिखो पहले मोबाइल कंप्यूटिंग हेडिंग दो, फिर लिखो व्हाट इज मोबाइल। मोबाइल पहले, मोबाइल कंप्यूटिंग नहीं, व्हाट इज मोबाइल किसको बोलते हैं, व्हाट इज मोबाइल लिखो। बेटा कैलकुलेटर मोबाइल कंप्यूटिंग नहीं है, वजह है कि कंप्यूटर का सारा काम कैलकुलेटर कर नहीं सकता। कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं टैबलेट पे, कैलकुलेटर में सिर्फ कैलकुलेशंस होते हैं, पर अभी मोबाइल और कैलकुलेटर में फर्क है ना भाई, लैपटॉप और कैलकुलेटर में फर्क है, ठीक है। अब लिखेंगे वहां पे व्हाट इज मोबाइल, एनीथिंग विच कैन बी मूव्ड, एनीथिंग विच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। वन लोकेशन टू अदर लोकेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, it's called as mobile. लिखो what is mobile computing, what is mobile computing। whenever computer operation is done on the move, whenever computer operation is done on the move, whenever computer operation is done on the move, whenever computer operation is done on the move is called as mobile computing। कंप्यूटर का काम हम लोग चलते फिरते कर सकते हैं तो उसको कहते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग। अब लिखिए, अब जो मैं कह रहा हूं लिखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, एग्जाम्पल्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग एग्जाम्पल्स कौन से हैं? Nowadays we can access all the applications of all the application which is used for all the applications of क्या बोला पता नहीं, all the applications of official work, all the application which is used for office work, like tally, ERP, email, banking software, share market software, banking software, share market software, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसको बोलते हैं MIS सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। थ्रू मोबाइल फोन्स,
लैपटॉप्स, आईपैड, टैबलेट्स, iPad, tablet, etc. From any location, from any location, from any location. We are not required to be in office. वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन द ऑफिस. ये सब काम करने के लिए ऑफिस में आने की जरूरत नहीं. कहीं से, घर से, गाड़ी पे, किधर भी ट्रैवलिंग कर रहे हो, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन द ऑफिस. वी कैन यूज देम फ्रॉम होम, इन ट्रैवलिंग. घर से काम कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में काम कर सकते हैं, एक्सेट्रा. समझ गया होगा. एक बार तो ऐसे हुआ, मैं यूरोप गया था घूमने के लिए और आई वॉज इन द रेलवे. तो somebody was accessing something on his mobile phone from on his laptop. अब हम लोग इंडियन से झांकने की आदत होती है, वो क्या कर रहा है देखने के लिए. तो आई जस्ट सॉ व्हाट ही इज यूजिंग. तो आई आस्क्ड हिम व्हाट आर यू यूजिंग. ही सेड आई एम यूजिंग फ्रेश बुक. आई सेड व्हाट. I asked him, are you using Facebook? He said no, I'm using fresh book. I said what? It is. He said it is an accounting application like Tally. इंडिया का जो टैली है. ओके. मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग. बोले आई एम एंटरिंग डेटा, आई एम एंटरिंग अकाउंटिंग एंट्रीज. सी राइट नाउ आई एम ट्रैवलिंग, so I don't have to go there in the office and perform this transaction. अभी मैं ट्रैवलिंग चल रहा है, उधर वैसे भी इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है. तो he was entering all the data. मतलब ट्रैवलिंग के टाइम में भी he was working. It is called as what? Come on guys, it is called as what? Mobile computing. And especially during lockdown, we have understood mobile computing has become very, 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 very important part of life. अगर मोबाइल कंप्यूटिंग नहीं होता ना, तो मैं एसपीसी का ग्रोथ पिछले एक साल में कुछ कर ही नहीं पाता. बिकॉज एसपीसी का ऑफिस ही बंद है ना. आई वाज नॉट इवन अलाउड टू ओपन द ऑफिस. अरे भाई, ऑफिस खोलने की इच्छा, अगर ऑफिस खोलने देंगे तब ना. तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी बनाई है लॉकडाउन में विद द हेल्प ऑफ व्हाट? मोबाइल कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर. दे वर एबल टू वर्क, दे वर एबल टू डू द बिजनेस ओनली बिकॉज ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग. सारा काम चलते फिरते इधर उधर जाते समय अगर वो कर पा रहे, घर से कर पा रहे, इट्स कंप्यूटिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड. या तो मोबाइल कंप्यूटिंग करने के लिए आप मुझे बताओ, मोबाइल क्या नहीं है? ये रिमोट मोबाइल है? नहीं, बिकॉज ये कंप्यूटर जैसा काम नहीं करता. क्या ये लैपटॉप, मोबाइल फोन, मोबाइल कंप्यूटिंग है? हाँ जी है, बिकॉज ये कंप्यूटर जैसा काम करता है. ओके गाइस, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? कम ऑन गाइस, कम ऑन एवरीवन. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कल वापस से पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट तो समझ गए, इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग कल देखेंगे अच्छे से. आज के लिए इतना ही काफी. आपसे मुझे 2 मिनट के लिए रिवाइज करा के बताइए बच्चों कि मोबाइल मतलब क्या है? एनीथिंग विच कैन बी मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन इज कॉल्ड एज मोबाइल. जैसे कि रिमोट है, जैसे कि मोबाइल है, जैसे कि बॉटल है. बट एवरीथिंग विच कैन बी मोबाइल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मोबाइल कंप्यूटिंग. मोबाइल कंप्यूटिंग बनने के लिए उसमें कंप्यूटर जैसा ऑपरेशन भी होना चाहिए, लाइक लैपटॉप, लाइक टैबलेट, लाइक आईपैड, मोबाइल फोन. इनको हम लोग मोबाइल कंप्यूटिंग कह सकते हैं. अब दूसरा बात हमने पढ़ा कि BYOD. व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म? ब्रिंग योर ओन डिवाइस. यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड देम देयर लैपटॉप. एम्प्लॉइज वुड ब्रिंग देयर लैपटॉप, देयर डिवाइसेस एट द वर्किंग एनवायरनमेंट. यानी कि इसके से क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन का अपना कौन सा खर्चा बच गया? ऑर्गेनाइजेशन को लैपटॉप और डिवाइसेस देने की जरूरत नहीं है. मोर उनका सपोर्ट कॉस्ट भी बच गया. पर इसमें फायदा और एक हुआ कि एम्प्लॉइज आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी कन्वीनियंट बिकॉज दे आर यूजिंग देयर ओन डिवाइसेस. तो उनका एफिशिएंसी भी बढ़ गया. पर इसमें सबसे बड़ी रिस्क है, जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जो डेटा शेयर कर रहा है, दैट कुड बी वेरी वेरी रिस्की. पर आने वाले समय में BYOD के बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनेंगे और इसका इस्तेमाल दिन ब दिन बहुत ज्यादा होने वाला है. तो ये हमने BYOD के कॉन्सेप्ट को भी हमने आज पढ़ा था. आज हमने BYOD के एडवांटेजेस पढ़े थे. इफ यू रिमेंबर, तो आपने बोला था हैप्पी एम्प्लॉय कैन रिड्यूस द कॉस्ट, कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी. वापस करेंगे, याद हो जाएगा. देखो बच्चों, इससे हैप्पी एम्प्लॉइज हुए कि नहीं BYOD से? हाँ, बिकॉज दे आर यूजिंग देयर ओन डिवाइस. हैप्पी एम्प्लॉय कैन रिड्यूस द कॉस्ट. अब इसमें 2 पॉइंट है. रिड्यूस सपोर्ट देने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो अपना कंप्यूटर खुद मेंटेन करेगा. और कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट कम हुई, बिकॉज हमें लैपटॉप देने की जरूरत नहीं है. कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी, बिकॉज एम्प्लॉय अपना डिवाइस यूज कर रहा है. बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, बिकॉज एम्प्लॉय का अपना खुद का डिवाइस है, तो वो टेक्नोलॉजी जल्दी से यूज करेगा. अब हमने थ्रेड्स देखे थे BYOD के. इंडिया
I for implementation, N for network, D for device, A for application. Come on. I for implementation, N for network, D for device, A for application. ये 4 पॉइंट्स हमने देखे थे दोस्तों. वापस से कल ये रिवीजन का सिलसिला चलता रहेगा. I'll see you in the evening 4:30 से 6:30, 4:40 6:30 हम लोग पढ़ेंगे FM ईगो को. शाम में मिलते हैं. अभी बस इसके बाद में का लेक्चर और फिर बाद में होगा अकाउंट्स का लेक्चर. थैंक यू सो मच गाइस. I'll see you again. कल मिलेंगे 9:30 बजे ESSM के लिए. शाम में मिलेंगे 4:45 बजे FM ईगो के साथ. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय. गॉड ब्लेस यू गाइस. कम ऑन.